तो देखो, सबसे पहली बात एथिक्स के मैं कुछ कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आप वो काम नहीं करोगे तो क्लास में मत आना, मैं ऐसे ही बाहर निकाल दूंगा, आओगे तब भी। और मैं ये आपकी बार देखो, मेरे को चाहे सीरियस स्टूडेंट एक मिलेगा तो मैं पढ़ा दूंगा, पर मेरे को है ना 100 स्टूडेंट की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधी बात बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है। तो पहली बात तो ये चीज़ याद रखना। तो जो डेली रेगुलर जो काम करके आएगा, लगा कि लगातार 3 मान के चलो टेस्ट उसने मिस किए, या डेली 3 लगातार 1 वीक लगातार क्वेश्चन नहीं लिख के आया, उसको मैं बाहर कर दूंगा। और उसमें कोई दोबारा माफ़ी वाफ़ी कुछ नहीं, उससे ये पता लगता है कि साफ है कि आप सीरियस नहीं हो, ठीक है। तो पहली बात तो ये चीज़ याद रख लेना। दूसरी बात ये है कि भाई जो डेली का काम दिया जाएगा वो डेली करोगे तभी फ़ायदा मिलेगा। और इसमें मेरी जो भूमिका रहेगी एथिक्स कराने में, ओनली मेरी भूमिका सपोर्ट की रहेगी, करके आपको ही आना है, ठीक है। तो जैसे आज मैं कुछ टारगेट दूंगा तो आपको सैटरडे की क्लास से पहले पहले वो कंप्लीट कर ही लेना है। नहीं करके आओगे वो आपको नुकसान होगा, लगातार 2-3 क्लास में आप आउट हो जाओगे, क्योंकि मैं इसमें काम ही देने वाला हूँ, काम आपको करके आना पड़ेगा, आओगे तब फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात, नोट्स उन्हीं को ही मिलेंगे, नोट्स मैं लास्ट में दूंगा, आपकी बार पहले नोट्स नहीं दूंगा। नोट्स उन्हीं को दूंगा जो लास्ट तक मेरे साथ टिके रहेंगे, लगातार रेगुलर टेस्ट देंगे, नोट्स मेरे उसी को मिलेंगे, नहीं तो मैं दूंगा ही नहीं। को मतलब नहीं है ना, फिर अनसीरियस स्टूडेंट को आप नोट्स देके भी क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो नोट्स भी नहीं दूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ। नोट्स मैं आखिरी में उन्हीं को दूंगा जो आखिरी तक टिके रहेंगे। और लगभग ये मेरा माना कि 10 से 15 क्लास लगेगी, उससे ज़्यादा क्लास नहीं लगेगी। हाँ, शायद हो सकता है केस स्टडी उसको सोल्व करवाऊँगा, हाँ करेंगे उसमें, शायद पीवाई में कुछ करवा दूंगा, कुछ के मॉडल आंसर बना के दूंगा, ठीक है। तो वो ऐसे चलेगा। तो ये चीज़ याद रखना, पहले तो इसका रूल्स ये है कि आपको पहले आप रेगुलर क्लास में आना है, ठीक है। दूसरा काम ये है कि आपको जो भी वर्क दिया जाएगा, होमवर्क, वो करके आने हैं। असाइनमेंट जो दिया जाएगा नहीं करके आओगे तो आप बाहर हो जाओगे, ठीक है। अगली बात एक चीज़ याद रखना इसमें ये है, देखो इथिक्स मेरा मानना है कि जब तक आप व्यक्तिगत आप इथिक्स से नहीं जुड़ोगे ना, तब तक इथिक्स सीख नहीं सकते। मतलब इसका मतलब ये है कि आप जब सोचो कि आप अनएथिकल और आप सोच रहे हो कि नहीं मैं बस इथिक्स पढ़ लूँ, देखो नंबर आना एक अलग बात है, पर मेरा मानना है कि इथिक्स को अगर समझना है आप लोगों को तो आप व्यक्तिगत जुड़िए, आप खुद अपने आप को उस, जैसे मान के चलो एथिकल डायलेमा अपने आप को डाल के देखिए, तब मेरा मानना है कि आप बेहतर तरीके से इथिक्स समझ पाओगे। दूसरी बात एक चीज़ याद रखना, इथिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना, इसी को मार्केट में देखो, एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो मैंने नोट्स बनाए हैं, मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ी हो, ठीक है। चाहे DK बालाजी हो, सुब्बा राव हो, लेक्सिकॉन हो, ऐसी कोई कोचिंग नहीं है जिसके मैंने नोट्स नहीं पढ़े हो। तो ऑलरेडी, और ऐसा कोई टीचर नहीं है जो लगभग जो फेमस टीचर है एथिक्स के, मैं सबसे पढ़ा हूँ, मतलब सबकी क्लास मैंने देखी है। तो इतना मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ कि इस मार्केट में एक भी ऐसी बुक नहीं है जो इथिक्स का सिलेबस को कंप्लीट करती है, ठीक है। पहली बात तो ये चीज़ याद रख लेना। दूसरी बात, अगर आप इसे क्वेश्चन देखोगे, आप ये चीज़ सोचो कि मैं किसी मार्केट से बुक उठा के फिर मैं क्वेश्चन लिख लूँगी, ऐसा या लिख लोगे, नेवर पॉसिबल, ठीक है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहली कंडीशन है इस सब्जेक्ट की, आप व्यक्तिगत जुड़ो इस सब्जेक्ट से, तब आप बेहतर आंसर लिख पाओगे, केस स्टडी का आंसर भी आप बेहतर दे पाओगे। अगर आप व्यक्तिगत तौर पे इस सब्जेक्ट से नहीं जुड़े, आप ओनली पढ़ रहे हो, तो मैं बता रहा हूँ नहीं आएंगे, नंबर भी नहीं आएंगे। पहली बात, आपका उस सब्जेक्ट में रुझान होगा ही नहीं। तो ये कुछ चीज़ें बेसिक्स है। अगर आपके सब्जेक्ट से को, मतलब बाद में फिर बता रहा हूँ, जैसे GS 1 2 3 आप उधर पढ़ लोगे, लिख दोगे आंसर, ठीक है भाई, हाँ उसमें भाई औद्योगिकरण की क्रांति क्या प्रभाव था, ये था। इस सब्जेक्ट का सबसे मेन चीज़ है कि आपके अंतर मनन तक वो चीज़ें जब तक नहीं जाएगी, जब तक आप अपने आप को कोरिलेट नहीं करोगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप आंसर नहीं लिख पाओगे। जैसे 2013 में पहली बार जब ये इथिक्स पेपर इंट्रोड्यूस हुआ था, तो एक क्वेश्चन पूछा था कि आपके लिए जीवन में खुशियों का क्या महत्व है, ठीक है। तो आप इसको किस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आप जब तक व्यक्तिगत तौर से नहीं जुड़ोगे, तब तक ये सब्जेक्ट में खुशी का मतलब तो भाई बहुत कुछ होता है। एक जो रेपिस्ट होता है उसके लिए भी खुशी है, परंतु कौन से भाई उन सुखों में कौन सा भेद होता है, जब आप फिर इन फिलोसोफर के थ्रू आंसर दोगे, तो वो सब सारी चीज़ें समझने के बाद में आप आंसर लिख पाओगे, ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात, केस स्टडी आती है, केस स्टडी आती है तो उसमें ये चीज़ याद रखना, जब तक एथिकल डायलेमा ये सारी चीज़ें होती है, जब तक आप व्यक्तिगत तौर पे आप नहीं लोगे कि हाँ मैं जब ये चीज़ों को कैसे समझ रहा हूँ और मैं जब रहूँगा तो मैं कैसे इस परिस्थितियों को लागू करूँगा, तो ज़्यादा बेहतर आप केस स्टडी का आंसर लिख पाओगे। तो मतलब कहने का मतलब ये सब्जेक्ट पढ़ने का नहीं है, समझने का है। पहली बात तो ये चीज़ याद रख लेना, जब तक आप समझोगे नहीं सब्जेक्ट का आंसर नहीं लिख पाओगे, ठीक है।
तो मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको इस सब्जेक्ट का जो है सिलेबस याद होना चाहिए, याद इन द सेंस कि फिंगर पॉइंट होना चाहिए। तो सैटरडे को जो पहला काम है आपका सिलेबस याद कर लेना। अब ऐसा नहीं है कि पता लगा कि आपको मैं पूछ रहा हूँ कि भाई एटीट्यूड में क्या क्या है, वही नहीं पता, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो सैटरडे क्लास में वही आना जिसको सिलेबस याद हो, सबसे पहला काम। अब रुको 1 मिनट। तो पहला काम तो ये है आपका कि सिलेबस याद कर लेना, ठीक है। दूसरा जो काम है आपका, सिलेबस का जो एक एक पॉइंट है, ध्यान से समझना मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर ये काम कर लोगे तो मान के चलो 50 नंबर आपके कल भी अगर पेपर हो जाएगा तब भी आ जाएगा, अगर ये काम कर लिया तो। जैसे मान के चलो कि सिलेबस का पहला ही टॉपिक है नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध। तो आप चैट जीपीटी का यूज करोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चैट जीपीटी से पढ़ो, चाहे आप चाहो तो कहीं से भाई किसी बुक से पढ़ो, आप कहीं से भी पढ़िए, पर वो आपके ऊपर निर्भर। मेरा मानना है चैट जीपीटी का यूज़ करना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप बेसिक नोट्स जो आपके पास है उसका भी यूज़ कर सकते हो, पर चैट जीपीटी का ज़रूर यूज करना। अब वो मैं बता रहा हूँ कैसे यूज़ करना है, ये चीज़ ध्यान से समझ लेना। ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये काम कर लिया ना आपने एक बार, तो सबसे पहले जैसे मान के चलो नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध है, तो आपका ये मतलब सिलेबस का पहला टॉपिक है। तो आप सबसे पहले सर्च करोगे चैट जीपीटी में भाई नीति शास्त्र क्या होता है। सबसे सिंपल सा यहाँ से शुरुआत करनी है आपको, ठीक है। तो चैट जीपीटी में फिर बता रहा हूँ बहुत हेल्प करेगी आपको। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर ये एग्जाम क्रैक करना है तो चैट जीपीटी का यूज़ करना सीखिए। तो भाई सबसे पहले आपने सर्च किया नीति शास्त्र क्या है, तो ऐसा नहीं याद नहीं करना है। हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है इनको यही रिकॉर्डिंग का ठीक है। तो पहली बात याद रखना कि जैसे नीति शास्त्र क्या होता है उसका आप समझो, उसको मतलब लिखना नहीं है, नोट्स नहीं बनाना। नोट्स तो मैं दूंगा ही आपको, तो उसका ज़रूरत नहीं है, आपको समझना है। तो आप है ना उसमें जब चैट जीपीटी में ये होता है कि आप आराम से उसमें आप उसको लिखना है कि भाई मुझे इजी लैंग्वेज में समझा दो नीति शास्त्र क्या होता है, वो समझा देगा आपको आराम से। आपको समझना है बस, ठीक है। फिर अगला आप लिखोगे मानवीय सहसंबंध क्या होता है। पहले अलग अलग एक एक पॉइंट को समझो, भाई मानवीय सहसंबंध क्या होता है, फिर नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध क्या है, ये चैट जीपीटी में सर्च करोगे। फिर साथ में याद रखना आपको ये भी सर्च करना है कि नीति शास्त्र जैसे भाई देख लिया आपने, पढ़ लिया, उसके एग्जाम्पल क्या है, रिसेंट में एग्जाम्पल क्या है नीति शास्त्र से रिलेटेड। मानवीय सहसंबंध है, नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध में क्या संबंध होता है, अगर इसमें मान के चलो विरोधाभास की स्थिति क्या होगी तब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें डायमेंशन अभी आपको सोचना है कि आप कितना काम करके आओगे। अब ये मैं नहीं बताऊँगा कि आप, कुछ लोग होंगे जो कुछ ही नहीं पढ़ के आएंगे नेक्स्ट क्लास में, पर मैं फिर बता रहा हूँ फ़ायदा उसी को मिलेगा जो काम करके आएगा, ठीक है। फिर अगला टॉपिक है मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व क्या है। तो आप ये आराम से इसमें सर्च करो भाई इसका क्या क्या फ़ायदे होते हैं, नीति शास्त्र क्यों ज़रूरी है, अगर नीति शास्त्र नहीं होगी मानवीय सहसंबंधों में तो क्या होगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ध्यान से समझना। जैसे मतलब अगर आप इस पृथ्वी का उद्भव देखोगे तो क्या है कि भाई स्वाभाविक सी बात है, जो मनुष्य भी है वो एक जानवर ही तो है। वी आर द मतलब एक तरीके से अपन ने अपने आप को सिविलाइज कर लिया है ना, तो अपन भी बेसिक नीड्स तो सबकी जो जानवरों की होती है वही अपनी भी है। तो मानवीय सहसंबंधों में ही क्यों जरूरी हो जाती है नैतिकता की, तो ये चीज़ समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा। भाई स्वाभाविक सी बात है कि देखो जैसे मान के चलो किसी भी आप समाज को ले लीजिए, जैसे मान के चलो किसी जानवर का एक समाज है, उसमें कोई संबंधों की नैतिकता नहीं होती, परंतु मानवीय संबंधों में होती है कि माता पिता का सम्मान करना, ठीक है, जो बड़े भाई बहन है, छोटे भाई बहन है, उनका मतलब सम्मान करे, उनके जब भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो उनको ज़रूरत करे। तो ये मानवीय जब सहसंबंध बनते हैं, चाहे दोस्ती का रिश्ता हो, परिवार का रिश्ता हो, ठीक है, यहाँ पे जो मानवीय सहसंबंध में याद रखना कि सब चीज़ें आएगी। चाहे आप कहीं पे काम कर रहे हो वहाँ की एक नैतिकता होगी। तो आप जब ये चीज़ों को सर्च करोगे ना, मानवीय सहसंबंध पढ़ोगे, तो मानवीय जहाँ पे भी संबंध बना रहा है, अब ये आगे जाके और एक्सप्लोर होता है कि आप प्रकृति के साथ जो संबंध बनता है तो उसमें भी नैतिकता का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस सब्जेक्ट को पढ़ने से ये है कि आप जब तक डीप में नहीं जाओगे, खुद को अपने आप को नहीं जोड़ोगे, तब तक आप इस सब्जेक्ट का मीनिंग नहीं समझ पाओगे। पर मैं इतना गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि ये काम कर लोगे आप। चैट जीपीटी में जाके आपने अलग अलग डायमेंशन में इसको सर्च कर लिया तो आप समझ जाओगे कि भाई इथिक्स अपने से क्या डिमांड कर रहा है। और मैं फिर बता रहा हूँ, ये बुक कोई भी बुक आपको सिखा नहीं सकती है जब तक आप व्यक्तिगत तौर पर आप नहीं जोड़ोगे। जैसे सिंपल सा लॉजिक है कि भाई मानवीय सहसंबंध, अब मानवीय सहसंबंध में भाई स्वाभाविक सी बात है, जैसे परिवार आता सबसे पहले। परिवार में आप हो तो पहले जैसे मान के चलो आप किस भूमिका में, किसी के बेटे होंगे आप, ठीक है,
या किसी के, आप स्वाभाविक सी बात है, किसी के पति होंगे, पत्नी होंगी, ठीक है, या आप किसी के चाचा होंगे, ठीक है, या आप मतलब समझ रहे हो इस तरीके से। अब हर संबंध की अपनी नैतिकता होती है, ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, हर संबंध की एक नैतिकता होती है। माता पिता के प्रति अपने क्या दायित्व है, ठीक है, बच्चों के प्रति अपने क्या दायित्व है, ठीक है, तो ये हो गई एक परिवार तक सीमित। जब वही जो परिवार जब बाहर किसी के साथ मतलब संवाद करता है, तो वो क्या बनती है, समाजीकरण की प्रोसेस होती है। तो अपने समाज के प्रति क्या दायित्व होते हैं, ठीक है। तो मानवीय सह संबंध में जहाँ पे भी मानव जो है अपने संबंध स्थापित करता है, फिर राजनीति में अपने क्या संबंध बनते हैं, ठीक है, धार्मिक रूप से अपने क्या संबंध बनते हैं, अपनी धार्मिक नैतिकता क्या होनी चाहिए, राजनीतिक नैतिकता क्या होनी चाहिए, आर्थिक नैतिकता अपनी क्या होनी चाहिए। जैसे कल मान के चलो कि आप किसी चीज़ के मान लो दुकान चला रहे हो, मान लो दूध बेचने का दुकान है आपका, या आप दूध की सप्लाई करते हो, तो आपकी वहाँ पे भी नैतिकता बनती है। आपको नैतिकता बनती है कि आप ऐसा भी नहीं, देखो एक नैतिकता भी एक पैमाना होता है। जब आप नैतिकता की पढ़ोगे, ऐसा नहीं होता कि विशुद्ध नैतिकता नहीं होती है। और ये हमेशा याद रख लेना कि आदर्शवाद और विशुद्ध नैतिकता एक वैसी चीज़ है जैसे कि कपोल कल्पना करना कि विश्व में कभी किसी की मौत ही नहीं होगी, तो ये कल्पना ही है ना, मौत तो होगी क्योंकि जन्म है तो मरण भी है। तो वैसे ही भाई नैतिकता ऐसी नहीं होती है कि भाई ये मतलब कि आप अगर मान लीजिए चलो कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसमें प्रॉफिट है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। बिजनेस की नैतिकता है कि आप उसमें प्रॉफिट कमाइए, परंतु उसमें उचित और अनुचित का आपको अंतर पता होना चाहिए। तो ये चीज़ याद रखना कि जब आप इस तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ोगे ना, तब जाके आपका ये सिलेबस बहुत ईजी लगेगा। अगर ऐसा नहीं पढ़ा आपने, ओनली जस्ट बुक पढ़ रहे हो, कुछ भी मतलब नहीं, कुछ ही समझ में नहीं आएगा। अब अगला है इसके निर्धारक क्या होता है, परिणाम क्या होता है। अब देखो वही स्वाभाविक सी बात है। अब आपको इथिक्स, जैसे मानवीय सहसंबंध मैंने बता दी भाई ये चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है। और मानवीय सहसंबंधों में जब नैतिकता बनी रहेगी तभी उस संबंधों का स्वाभाविक सी बात है कि वो अच्छे रहेंगे संबंध। जहाँ नैतिकता अनैतिकता का प्रसार होगा तो स्वाभाविक सी बात है फिर क्या होगा, बुराइयाँ फैलेगी। अब जब बुराइयाँ फैलेगी तो स्वाभाविक सी बात है, तो ये जो परिणाम वाला जो पॉइंट आता है, तो परिणाम में याद रखना कि नैतिकता नहीं होगी तो नकारात्मक परिणाम होंगे, अगर नैतिकता रही तो स्वाभाविक सी बात है अच्छे परिणाम होंगे। तो आप वहाँ पे आपको देखने मिलेगा। जैसे अपन बात करते हैं कि भाई महिलाओं के साथ नैतिक संबंध अगर बने रहेंगे तो भाई महिलाओं को सम्मान होगा, महिला सशक्तिकरण होगा, लिंग भेद नहीं होगा, भ्रूण हत्या नहीं होगी, ठीक है। तो ये है नैतिकता होने से फायदे। अगर नैतिकता नहीं रहेगी जस्ट अपोजिट होगा, लिंग भेद होगा, ठीक है, महिलाओं का शोषण होगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ याद रखना। अब भाई इसके निर्धारक कौन होगा। अब भाई निर्धारक क्या होता है, अब जैसे कोई भी चीज़ किसी देश का कानून हो सकता है निर्धारक हो। अब देखो एक चीज़ याद रखना, संविधान द्वारा निर्मित कानून हो सकते हैं, आपका सामाजिक कानून हो सकते हैं, कुछ आपके धार्मिक लॉज हो सकते हैं, ठीक है। ये तो चीज़ होगी जो नैतिकता को तय करते हैं। पर कुछ होती है, एक व्यक्तिगत नैतिकता होती है, एक सार्वजनिक नैतिकता होती है। तो सार्वजनिक नैतिकता में ये सब सारे आ जाएंगे, कानून, धर्म के कानून। एक व्यक्तिगत होता है। अब देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप वहाँ पे कानून लागू नहीं कर सकते। जैसे अभी जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है वैवाहिक बलात्कार का ना, मैरिटल रेप वाला केस। अब ये चीज़ याद रखना, ये व्यक्तिगत नैतिकता का ज़्यादा है, ना कि सार्वजनिक नैतिकता का मामला है, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे सार्वजनिक जो नियम हैं वो लागू नहीं हो सकते। आप कैमरा में बंद नहीं कर सकते कि ये चीज़ बलात्कार हुई है नहीं हुई है। ये व्यक्तिगत नैतिकता है, उस व्यक्ति की नैतिकता इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो ऐसा काम करे ही नहीं। तो ये चीज़ याद रखना कि जब निर्धारक होंगे तो निर्धारक में सार्वजनिक आएगा, नीतिगत व्यक्तिगत भी आएगा। व्यक्तिगत में व्यक्ति की नैतिकता आती है। अब यही बहुत सारी चीज़ें होती है, इसीलिए तो बोला जाता है ना कि भाई अगर आप जो है कि पूरे समाज को नैतिक बना दो, अगर आप व्यक्ति को नैतिक नहीं बना रहे हो ना, तो नैतिकता पालन नहीं होगा। इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि सामाजिक नैतिकता तो हो ही, साथ में व्यक्तिगत नैतिकता का पालन भी हो। तब ये दोनों चीज़ें जब मिलकर रहेगी तब जाके कोई समाज जो है नैतिक बन पाएगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो ऐसे अब जैसे अभी एक और केस आया था अभी सुप्रीम कोर्ट में, ये स्ट्रीट डॉग होते हैं इनको लेके आया था। इसमें भी वही मामला है कि व्यक्तिगत नैतिकता क्या है, ठीक है, अपनी सार्वजनिक नैतिकता में पर्यावरण के प्रति अपनी क्या नैतिकता है, पशुओं के प्रति अपनी नैतिकता क्या है, उसमें वो बड़े मूल्य आएंगे। पर व्यक्तिगत नैतिकता भी देखनी पड़ेगी, भाई लोगों को हानि हो रही है। तो ये सारी चीज़ों का अब ऐसा नहीं कि भाई, अब देखो फायदे नुकसान दोनों होंगे, परंतु आप ऐसा नहीं कि मनुष्य के हित को सर्वोत्तम प्राथमिकता देते हुए आप पशुओं के हितों को दरकिनार कर दो, ये नैतिकता नहीं होती है। नैतिकता में सामंजस्य स्थापित किया जाता है कि भाई पशुओं के, उनके जीवन के प्रति भी तो कुछ नैतिकता होती है ना अपनी। तो उन दोनों के बीच में अगर आप साम्यता स्थापित करते हो तब जाके एक नैतिक संतुलन बनता है। नैतिक संतुलन युक्त ही समाज जो है याद रखना कि विकास कर सकता है। अगर जहाँ पे दोनों में संतुलन नहीं है,
तो याद रख लेना कि फिर कभी भी कोई समाज विकास नहीं कर पाएगा। जैसे पर्यावरणीय नैतिकता का अगर अपन पालन नहीं करेंगे तो वही गांधी जी का कोट याद रखना कि भाई ये जो पृथ्वी है सबकी ज़रूरतें तो पूरी कर सकती है, परंतु किसी लालच को पूरा नहीं कर सकती है। अगर जब आप लालच करोगे तो स्वाभाविक सी बात है, फिर ये ग्लोबल वार्मिंग होगा, ठीक है, डिजास्टर आएंगे, ठीक है, अर्थ क्यूक आएंगे, ये सारी चीज़ें होगी। तो यहाँ पे जो है बैलेंस कराने की बात है, ठीक है। अगला है भाई नीति शास्त्र के आयाम क्या होते हैं। आयाम में वही सारी चीज़ें आएगी भाई, डायमेंशन किस किस रूप में होता है, ठीक है। तो ये आपको सर्च करना है। अभी मैं एक थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ बस सिलेबस का, ये चीज़ याद रखना। तो आपको इस तरीके से देखना है, फिर देखना आप क्वेश्चन देखना, तो आपको बहुत ईजी लगेगा। फिर क्वेश्चन देखोगे जब मैं फिर बताऊँ ना, इस सब्जेक्ट के समझ कर लिए ना तो बहुत ईजी है। और इस क्वेश्चन का सबसे बड़ी बात है, इस पेपर की खासियत ये है, एक बार अगर समझ लिए ना तो साल भर नहीं भी पढ़ोगे ना तब भी चले जाओ, नंबर आ जाएंगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। 100 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। मैं आखिर बता रहा हूँ, इस मेंस में मैंने इथिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, ओनली पीयू हाई की पढ़ के गया था। और उससे पहले जो भी मेरे क्लास मैंने देखी थी 2020-22 तक जो भी है, 20 तक मैंने शायद लास्ट 20-21 में क्लास देखी थी, उसके बाद मैंने कोई क्लास नहीं देखी थी। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये सब्जेक्ट ऐसा है कि भूलने वाला सब्जेक्ट नहीं होता है। अगर आप व्यक्तिगत तौर पे इसको जोड़ के पढ़ोगे, अगर व्यक्तिगत जोड़ के नहीं पढ़ोगे, सब्जेक्ट की तरह पढ़ रहे हो, तो फिर तो रटते रह जाओगे, एक भी आंसर नहीं लिख पाओगे। फिर आया निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, तो वही मैंने अभी जो बता रहा था। जैसे एक चीज़ याद रखना कि निजी संबंधों में क्या होता है और निजी और सार्वजनिक संबंधों में। तो निजी संबंध कैसे होगी भाई, पति पत्नी का जो संबंध हो गया निजी संबंध है, ठीक है। सार्वजनिक संबंध कैसे हो गया, जब देखो एक चीज़ याद रखना, बहुत बार ये चीज़ें देखने को मिलती है कि एक IAS अधिकारी हो सकता है कि अपने पद को लेके बहुत ईमानदार हो और बहुत अच्छा अधिकारी हो, पर हो सकता है कि वो निजी संबंधों में एक खराब पति हो, एक खराब बाप हो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, या कि एक खराब बेटा हो। ऐसे बहुत एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। तो याद रखना कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति जो सार्वजनिक पद पर बैठा है उसके निजी संबंध भी अच्छे होने चाहिए। आपको केस स्टडी भी मिलेगी, एक 2017-18 जो भी है, उसमें केस स्टडी में ये होता है कि एक आपका बॉस है, वो मतलब अच्छा सब कुछ है, परंतु अपनी पत्नी को मारता पीटता है वो। तो ये चीज़ भी याद रखना। तो ये वही चीज़ आपको सीखने को मिलेगी यहाँ से। और एक चीज़ याद रखना, जो ये एक टॉपिक नंबर 1 से लेकर टॉपिक नंबर 7 है, इन्हीं के बेस पे केस स्टडी होती है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट केस स्टडी सोल्व करना सीख जाओगे। जब तक आप टॉपिक नंबर 1 से लेकर 7 तक अच्छे से नहीं पढ़ोगे, तब तक केस स्टडी आप सोल्व नहीं कर पाओगे। हवा में कर लोगे वो अलग बात है, कुछ भी नंबर नहीं मिलेंगे, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। तो निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, इसका ये मतलब हो गया। अगला मानवीय मूल्य। अब ह्यूमन वैल्यूज क्या होती है। अब ह्यूमन वैल्यूज क्या है, परोपकार होना चाहिए, दया होनी चाहिए, करुणा हो, ठीक है, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, ईमानदारी हो, ठीक है। मानवीय मूल्य जो ह्यूमन के जीवन के लिए आवश्यक है भाई। अब सोचो कि दया करुणा नहीं रहे तो इस संसार में कोई लोग सहयोग करेंगे, और जब सोचिए सहयोग नहीं रहेगा तो इस संसार को सभी सी बात है, फिर लोगों में विश्वास नहीं रहे, जब एक दूसरे के प्रति जब अविश्वास फैल जाता है तो फिर क्या होता है, चीज़ें बहुत ख़राब होती है। तो ट्रस्ट बने रहना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मानवीय मूल्य होते हैं। अभी मानवीय मूल्य कहाँ से सीखेंगे अपन, महान नेताएं हैं जैसे गांधी जी हो गए, अम्बेडकर हो गए, ठीक है, यहाँ से अपन सीखेंगे। उसके अलावा जो सुधारक सोशल रिफॉर्मिस्ट थे जैसे राजा राममोहन राय हो गए, ठीक है। उसके बाद में प्रशासक ब्यूरोक्रेट जैसे अपने ये कौन थे, अशोक खेमका थे, ठीक है। वो जो जिन्होंने मणिपुर में रोड बनाई थी, क्या नाम है उनका, अरे बताइए क्या नाम था उसका, जिसने 100 किलोमीटर की रोड बनाई थी, आर्मस्ट्रांग पॉमेट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ब्यूरोक्रेट को आपको पता होना चाहिए जो अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। उनसे आपको सीखना है तथा उपदेशों से शिक्षा लेनी है, ठीक। अगला मूल्य विकसित करने में परिवार की क्या भूमिका होती है, समाज की क्या भूमिका होती है, और शैक्षणिक संस्थानों की क्या भूमिका होती है। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। जो ये बोलते हैं ना भाई पैट्रियार्की भारत में क्यों है, याद रखना पैट्रियार्की विकसित करने में सबसे बड़ी भूमिका परिवार की होती है। फिर उसके बाद में आती है आपकी स्कूल का सिस्टम, पीयर ग्रुप सिस्टम आपका, ठीक है, आपका फ्रेंड्स सर्किल कैसा है आपका, ठीक है, इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और समाज तो खास तौर से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका कैसा बेस्ट एग्जांपल है, जैसे आप राजस्थान में चले जाइए, वहाँ पैट्रियार्की अच्छी खासी है। नॉर्थ बेल्ट में आप नॉर्थ क्या मतलब मोस्टली नॉर्थ बेल्ट में तो अच्छी खासी पैट्रियार्की है ना, पर ना आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, वहाँ पे देखोगे तो आप सभी बात, वहाँ मातृसत्तात्मक ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। इसलिए देखना कि वहाँ का जो एजुकेशन जो है, साक्षरता दर है वो भी बहुत अच्छी है, ठीक है, महिलाओं को जो लिंग अनुपात है वो भी अच्छा है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब इससे पता लगता है कि भाई अगर समाज में अगर मूल्य अच्छे हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये एग्जाम्पल हमेशा याद रखना, ठीक है।
उसके अलावा अगर नकारात्मक मूल्य से ग्रसित कोई समाज है तो उसमें फिर यही होगा, महिलाओं के साथ भ्रूण हत्या। अब देखिए नॉर्थ में सबसे ज़्यादा होती है, हरियाणा पंजाब में देखिए, गुजरात में देखिए। इनको याद रखना डिमारो स्टेट भी बोला जाता है। डिमारो स्टेट जहाँ पे जो लड़कियाँ होती है उनका रेशियो बहुत ख़राब होता है, उनको डिमारो स्टेट बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये टर्मिनोलॉजी याद रखना। दूसरी बात, कोई भी जो समाज जहाँ पे स्वाभाविक सी बात है कि अनैतिकता ज़्यादा होगी तो वहाँ अविश्वास होगा, अविश्वास होगा तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ लोग क्या होंगे। तो ये इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल यूपी का। यूपी में जो यूपी बिहार ये जो भी है, इन स्टेटों में क्या है, ये शांति प्रिय स्टेट क्यों नहीं है? शांति प्रिय स्टेट इसलिए नहीं है कि लोगों में विश्वास नहीं है। जब विश्वास की कमी होती है तो लोग एक दूसरे के प्रति फिर क्या होता है, चाहे वो जाति के आधार पर हो या धार्मिक हो, किसी भी आधार पर हो, सबसे मेन काम रहता है वहाँ पे अविश्वास। अब ये क्या हो गया कि ये मूल्य बन गया है उस समाज का। इसीलिए देखना यूपी बिहार में लोग बंदूकें रखते हैं, क्यों रखते हैं? कारण वही अविश्वास है, कोई कौन किसको मार देगा। ठीक, जब ये अविश्वास होता है तो उसमें क्या होगा, वो समाज प्रगति नहीं कर सकता। क्या होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कोई, अब हर कोई व्यापारी तो गुंडा नहीं होता है ना भाई, कोई शांति प्रिय लोग होते हैं जो व्यापार करना चाहते हैं। गुजरात क्यों बिजनेस के लिए फेमस है? स्वाभाविक से ये चीज़ समझिए, माइंडसेट समझिए, समाज की अभिव्यक्ति बहुत काम करती है। तो अगला जो टॉपिक आप जैसे ही अगले पे जाओगे फिर बात आती है एटीट्यूड की। अब याद रखना, एटीट्यूड व्यक्ति का ही नहीं होता है, समाज का भी एटीट्यूड होता है। अब मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ें समझना ध्यान से। एटीट्यूड व्यक्ति का ही नहीं होता है, समाज का भी एटीट्यूड होता है। जैसे भारतीय समाज के बारे में क्या बोला जाता है, मतलब वो आदर्शवाद है, वो एक अलग मामला है, मतलब ये बोला जाता है जैसे वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत को अपन फॉलो करते हैं कि पूरा विश्व एक परिवार है, ये भारतीय समाज का एटीट्यूड है। अतिथि देवो भव है, अलग बात है कि अतिथियों के यहाँ पे रेप हो जाते हैं, मतलब समझिए ये बात। मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये सामाजिक मूल्य का आदर्शात्मक स्थिति है, परंतु व्यवहारिक स्तर पे हो सकता है कुछ गलत हो रहे होंगे, और होता ही है, वो तो अपन देखते ही हैं। ठीक है, पर व्यवहार मतलब ये समाज के अभिव्यक्ति है कि समाज इस तरीके से, भारतीय समाज के बारे में अगर तो अच्छी अच्छी बातें करेगा तो ये सारी चीज़ें हैं ना, समाज का एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि आप क्या दिखा रहे हो, या आपको कोई व्यक्ति देख के क्या समझ रहा है। ठीक है, आपके बोलने से आपका क्या बारे में क्या सोचा जा रहा है। इसीलिए तो बोला जाता है ना, आप भाई अपना एटीट्यूड अच्छा कीजिए, आपका व्यवहार लोगों के साथ खराब हो रहा तो आप अपने एटीट्यूड में सुधार कीजिए। ठीक है, तो ये क्यों है, क्योंकि आपकी जो अभिव्यक्ति है, आपके जो बोलने का माध्यम है, या आप चीज़ों को जो रिप्रेजेंट करते हो, या जो कपड़ा पहनने का या जो भी हो भाषा शैली है आपकी, या कपड़ों की जो शैली है, उस पर आधार पर पता लगता है। तो एटीट्यूड याद रखना कि समाज का भी होता है, ठीक है, या परिवार का भी होता है, शैक्षणिक संस्थाओं का भी एटीट्यूड होता है। तो ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति के संबंधित ही होता है एटीट्यूड, नो। ये जैसे आप जैसे अगर मान के चलो कॉन्वेंट स्कूल में अगर पढ़े होंगे तो उनका एक एटीट्यूड होता है कि भाई इस स्कूल का मतलब ये ढांचा है, ये इस तरीके का बिहेवियर रहता है इन बच्चों का। तो वो एटीट्यूड शो करता है एक स्कूल के बारे में, किसी समाज के बारे में, किसी कास्ट के बारे में भी एटीट्यूड होता है कि हाँ यार इस कास्ट के लोग ऐसे होते हैं। ठीक है, या फिर किसी समुदाय के बारे में, धर्म के बारे में, भाई इस धर्म के लोग ऐसे एटीट्यूड वाले होते हैं। तो ये जो एटीट्यूड होती है वो मतलब अब इसमें भी 2-3 चीज़ें आएगी, वो अपन आगे देखेंगे। फिर इसमें एक टॉपिक भी आएगा कि भाई मतलब कि कैसे आप लोगों के एटीट्यूड चेंज कर सकते हो। जैसे होता है ना, देखो आप अच्छी एटीट्यूड है तो वो तो बदलने की ज़रूरत नहीं है ना, पर नेगेटिव जो एटीट्यूड होते हैं वो तो बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब वही है कि बस संरचना, वर्ती, विचार, आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव और संबंध क्या होता है, तो आप अच्छे से उस पर ChatGPT में सर्च करना। फिर होते हैं नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि पॉलिटिकल एटीट्यूड, जैसे मान के चलो मैं हूँ, अब जैसे मेरा ये रहता है कि मैं अपना जैसे बताता हूँ कि मेरा ये है व्यक्तिगत, ना तो मुझे कोई बीजेपी पसंद है, ना कोई कांग्रेस पसंद है, ना आम आदमी पार्टी, मैं सबके लिए न्यूट्रल हूँ। जहाँ कमियाँ होगी तो मैं कमियाँ भी बताऊँगा, जहाँ अच्छाई होगी तो अच्छाई होगी। तो ये मेरा एटीट्यूड कैसा है, पॉलिटिकल पार्टियों को लेके न्यूट्रल अप्रोच है। परंतु कुछ लोग होंगे जो अंधभक्त के टाइप से होंगे, तो वो क्या होंगे, भाई बीजेपी प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति रखेंगे, कांग्रेस के प्रति नकारात्मक अभिव्यक्ति रखेंगे। कुछ लोग होंगे जो कांग्रेस के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति रखेंगे, तो वहीं जो है बीजेपी के प्रति नकारात्मक अभिव्यक्ति रखेंगे। तो ऐसा भी होता है। तो याद रखना तीनों रहेंगे, सकारात्मक, नकारात्मक, और कुछ लोग बैलेंस वाले होते हैं, ना तो इधर का ना उधर के। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब कुछ जो चीज़ें होती है वैल्यूज़ को लेके भी होती है। अब जैसे मैं अपने घर के बताता हूँ, मतलब मेरे घर में ऐसा है कि भाई जैसे मुझे याद अच्छे तरीके से बचपन से, जैसे भाई चाचा के जो लड़के हैं वो मतलब ऐसा होता है ना कि रेस्पेक्ट देने में, हाँ कि हाँ भैया, ये सब चीज़ें मतलब बोलने में हम कभी नहीं, हम आज भी अपने भाइयों को हम नाम से ही बोलते हैं, चाहे वो मेरे से कितने भी बड़े हो। वो देखो अपना सबका अलग अलग होता है। ठीक है, किसी परिवार में हो सकता है कि व्यक्तिगत मूल्यों को भाई ज़्यादा नहीं, बड़े भाई को नाम से नहीं बोलना है, जैसे लोगों को सिखाया जाता है। वैल्यूज यही तो होती है ना,
कि आप कैसे रिस्पेक्ट करने का क्या तरीका हो, तो जो भी है। तो मतलब मेरा ये मानना है कि भाई आपकी, मेरा जो एटीट्यूड है कि मैं मानता हूँ कि भाई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, सम्मान का जरिए ये नहीं होता कि मैं उसको भैया बोलूँ तभी सम्मान होगा। मेरे उसके प्रति रेस्पेक्ट क्या है, उसके प्रति भावना क्या है, उसके कार्यों के प्रति क्या भावना, वो ज़्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण करता है। तो अब जैसे बचपन में भाई सिखाया जाता है बच्चों को कि भाई आप पैर छूइए बड़ों के प्रति, तो ये मूल्य है यार, मूल्य जो है अब ये है कि बस सम्मान करना है बड़ों का। तो इसमें आचरण करने के लिए क्या होगा, पैर छूना हो गया, ठीक है, लोगों की बड़े बुजुर्ग उनकी सहायता करना हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। अब ये एटीट्यूड जो है स्वाभाविक सी बात है, मूल्यों को लेकर जो एटीट्यूड होता है। अब जैसे कुछ समाज ऐसे होते हैं जिसमें ऐसे वैल्यूज़ होते हैं, अब वो याद रखना वैल्यूज ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव ही होते हैं, वैल्यूज जो नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कैसा होता है। जैसे महिलाओं का, भाई आपका वैल्यू है कि आप घर का कार्य कीजिए, अब भी बहुत समाजों में अच्छा माना जाता है, परंतु अगर आप आधुनिक मूल्यों के साथ इसको कंपेयर करके देखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है गलत है। जरूरी से भी महिलाएं जो घर का कार्य करें, तो ये चीज़ भी याद रखना, मूल्य अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, ऐसा नहीं कि अच्छे ही होते हैं मूल्य, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो मूल्यों को लेके भी अभिव्यक्ति होती है भाई, जैसे मैंने बताया कि भाई जैसे कुछ लोग होते हैं जो रूढ़िवादी होंगे, तो वो चाहेंगे कि महिलाएं जो है घर का ही काम करें, मतलब चूल्हों का, घर चूल्हे का काम करें, ठीक है। तो ये जो महिलाओं को लेके उसके मूल्य क्या होंगे, नेगेटिव हो गए, उसके एटीट्यूड जो है नेगेटिव हो गया। वहीं जो प्रोग्रेसिव थॉट वाले व्यक्ति वगैरह बोले नहीं पढ़ेगी महिलाएं, जो भी उसका जो है उसकी क्षमता है, उसका वो क्षमताओं का अपनी पहचान करके वो आगे बढ़ेगी, स्वाभाविक सी बात है। तो ये सकारात्मक अभिव्यक्ति हो गई महिलाओं को लेके। तो मूल्यों को लेके भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ याद रखना। फिर अगला है सामाजिक प्रभाव, ठीक है। अब और पर्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यूशन, ठीक है। अब देखो सामाजिक प्रभाव कैसे होता है, जैसे इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, ध्यान से समझना। अमिताभ बच्चन का 2 बूंद पोलियो का जो था, मुझे याद अच्छे तरीके से, मैं बचपन में था, उससे पहले मतलब पोलियो के बहुत ज़्यादा केस थे भारत में उस टाइम, है ना। तो अब अमिताभ बच्चन का एक अच्छा खासा प्रभाव था क्योंकि बहुत बड़े सुपरस्टार थे, ठीक है। तो सोशल इन्फ्लुएंस मतलब लोग क्या होता है ना, देखो एक चीज़ याद रखना, समाज के भी आइडियल होते हैं, ठीक है, चाहे वो अभिनेता भी हो सकते हैं, राजनेता भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, या बिजनेसमैन लोग भी होते हैं, ठीक है, सबके अपने अपने आइडियल होते हैं। अब आइडियल होते हैं तो वो ये देखा जाता है कि उनका कितना प्रभाव है समाज पे, मतलब समाज पे प्रभाव होने का मतलब है उनकी बातों को लोग कितना मानते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। जैसे साउथ में ऐसा है कि रजनीकांत को लेके ऐसे लोग अपने प्राण देने को तैयार है, मतलब इतना लोग मानते हैं उनको, ठीक है। जैसे अभी जैसे वो दुर्घटना हुई, उसमें वही तो था कि लोग उसे देखने के लिए तो आ रहे थे, जो राजनेता, जो भी फिल्म अभिनेता थे उनको, तो यही होता है क्या, हाँ जो भी है, मतलब कहने मतलब है कि वो इन्फ्लुएंस है तभी तो लोग आ रहे हैं ना उसको, नहीं तो मुझे बताओ मैं कल जाऊंगा तो मुझे कोई देखने आएगा क्या वहाँ पे मैं सब तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई सामाजिक प्रभाव जितना होता है, सामाजिक प्रभाव भाई उस लोग उसकी बातों कितना मानते हैं। जैसे मुझे याद अच्छे तरीके से, भाई तेरे नाम जब फिल्म आई थी ना, तो लोग सब तेरे नाम जैसा वो मतलब हेयर स्टाइल कर लिए थे, तो ये इन्फ्लुएंस है ये कि वो सलमान खान उस मूवी के द्वारा कितने लोगों को प्रभावित कर रहा है। गजनी मूवी आई थी तो मैंने देखा था लोग गजनी जैसे स्टाइल करने लग गए थे, तो ये चीज़ याद रखना। पर मुझे याद है कि अब्दुल कलाम भी है ना, तेरे नाम बाल बातें थे, पर उससे कोई प्रभावित नहीं हुआ, सलमान खान से जल्दी हो गए। तो ये होता है सामाजिक प्रभाव। सोचो कि अब्दुल कलाम भी बाहर रहे थे, तेरे नाम बाल, तो अपन कोई उन पर नोटिस नहीं किया, पर जब सलमान खान और तेरे नाम मूवी लेके आए, देखो फिर गली गली मोहल्ले में सब लोग तेरे नाम लेके घूम रहे हैं तो मतलब मेरा कहने का मतलब है ये होता है सोशल इन्फ्लुएंस, ठीक है। अब सोशल इन्फ्लुएंस ऐसा नहीं है कि अभिनेताओं का भी होता है, क्रिकेटरों का भी होता है अच्छा खासा, विराट कोहली को जैसे लेकर विराट कोहली जैसी दाढ़ी लोग बनाने लग जाते हैं, तो मतलब ये अच्छे वैल्यू नहीं है, मतलब ये अच्छे नहीं है। पर हाँ, जैसे अमिताभ बच्चन ने 2 बूंद भाई ज़िंदगी के, तो प्लस पोलियो अभियान में बहुत बड़ा भूमिका है, और अमिताभ बच्चन की याद रखना कि सबसे बड़ी भूमिका इसमें भी है, शौचालयों के उसमें भी, ठीक है, ये पॉजिटिव है। ऐसे अभी साइबर फ्रॉड में भी तो आया था ना सर उनका, क्या हुआ था, अभी साइबर फ्रॉड को लेके भी तो हम जागरूक कर रहे हैं, साइबर फ्रॉड को जागरूकता लेके, तो ये है सोशल इन्फ्लुएंस का एग्जाम्पल, ठीक है। अब पर्सुएशन का मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, ध्यान से समझना है इसका क्या एग्जांपल है। जैसे कभी है ना आपने कोलगेट का एग्जांपल देखना, मतलब ऐड देखना, ऐड पर्सुएशन, ठीक है, ध्यान से समझना। तो उसमें है ना वो वाइट कोट वो पहने रहेंगे, वो डॉक्टर नहीं होगा, परंतु जो डॉक्टर को लेके जो छवि बनी है, अपना डॉक्टर का छवि क्या बनी है, जो गले में वो टाक के रखता है, वाइट कोट टाक के रखता है, वही तो डॉक्टर होता है ना, अपन उसी को डॉक्टर मानते हैं, सब एक सी बात है, ठीक है। तो पर्सुएशन ये होता है कि आप
उसका एक रूप धारण कर लिए हो, और जो उसका अपन जो उसमें बोलते हैं भाई केविटी है, ये है, अपन उस बातों को सही मान रहे हैं, मतलब वो अपने को परस्यूट कर रहा है। परस्यूट मतलब देखो, परस्यूट दो तरीके से होता है। अगर आपकी किसी चीज़ को प्रति है ना सकारात्मक अभिव्यक्ति है, अगर आपको कोई परस्यूट कर रहा है तो आप इजीली हो जाओगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि अपने चीज़ों को लेके रूढ़िवादी विचार होते हैं अपने को, पर कोई अपने को परस्यूट करना चाह रहा है तो अपने को ना दिक्कत होती है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। अब जैसे मैं सिंपल से एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आज भी कोई इंटरकास्ट मैरिज, ठीक है, अगर कोई बात करेगा तो अगर वो रूढ़िवादी विचारधारा करे नहीं ये गलत है, ये है फलाना ढिकाना, वो बहुत सारे आर्गूमेंट रखेगा अपने, ठीक है। और जो लोग अच्छे मानते हैं वो इजीली उस चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अब बात आती है भाई इंट्रा रिलीजन अगर मैरिज की बात की जाए तो उसमें भी फिर दिक्कत होती है। कुछ लोग फेवर में होंगे, याद रखना कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मतलब इंटरकास्ट मैरिज को तो चलो ठीक है ओके ओके मानेंगे, परंतु इंटर रिलीजन की जब बात आएगी तब याद रखना है कि वो भी पीछे हो जाते हैं। तो ये मतलब इससे पता लगता है कि लोगों की माइंडसेट क्या है, उनका अभिव्यक्ति किस तरीके का है। इसीलिए ना सोशियोलॉजी ऑप्शनल में जब मैंने 2024 में मेंस लिखा था तब ये क्वेश्चन आया था डायरेक्ट। तो ये चीज़ याद रखना कि उसमें ये था कि भाई इंटर कास्ट जो मैरिज है वो तो बढ़ रही है, पर इंटर रिलीजन मैरिज नहीं बढ़ रही है। तो इसका सबसे बड़ा कारण एटीट्यूड भी है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। परस्यूशन का दूसरा और एक एग्जांपल है, जैसे मान के चलो कि मैं आप लोगों को परस्यूट करता हूँ कि भाई स्वाभाविक सी बात है कि आप जो लोग हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेके बाइस मत बनिए, स्वाभाविक सी बात है, क्यों बनना भाई आप, और खास तौर से ब्यूरोक्रेट बनना तो डिप्लोमेसी में तो सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि आप न्यूट्रल बन के रहिए। तो मैं हमेशा मान के चलो ये मैं आपको आर्गूमेंट दे रहा हूँ कि भाई स्वाभाविक सी बात है, नहीं देखो मोदी ये गलत काम करा है, तो गलत जो है वो मैं बता ही रहा हूँ भाई, सोनम वांगचुक गिरफ्तार किया गया, उस पर रासुका लगाया गया, गलत है भाई, सीधी सी बात है। सरकार को 1 मिनट लगती है तुम्हें आतंकवादी घोषित करने में, मुझे आज में बैठे बैठे मेरे को आतंकवादी घोषित कर देगा, ये चीज़ याद रख लेना। सरकार कानून, इसीलिए बोला जाए ना सत्ता बहुत खतरनाक चीज़ है, सत्ता जब तक अच्छी है तब तक अच्छी है, नहीं तो उसका जो खराब स्वरूप है बहुत खतरनाक होता है, वो नेपोलियन जैसा बन जाता है। फिर नेपोलियन क्या है, ये अपना जो वो था ना, अरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किसकी भूमिका थी, हिटलर। तो याद रख लेना सत्ता का वो भी रूप होता है जो नेगेटिव खतरनाक, जो लोगों को जनसंहार कर सकता है। तो वही चीज़ याद रखना कि परस्यूशन जब आप करना चाह रहे हो किसी व्यक्ति का, तो आपको सोचना पड़ेगा उसका बैकग्राउंड क्या होता है। जैसे मैं जब इस्कॉन में था तो मतलब वहाँ पे सिखाया जाता है ये चीज़ें, है ना, अपन वहाँ ये से परस्यूशन तो नहीं बोलेंगे, वहाँ पे व्यवहारिक भाषा में सिखाया जाता है ये चीज़ें, ध्यान से समझना। जैसे मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, जीवन में अगर आप पालन करना आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का ना। सबसे पहली चीज़ ये हमेशा जीवन में याद रखना कि अगर आपको कोई अच्छा दोस्त बनाना हो तो सबसे पहले उस व्यक्ति के बारे में आप जानिए। व्यक्ति के बारे में जानने का मतलब ये नहीं कि आप तुम क्या करते हो, क्या है, पढ़ाई लिखाई चल रही, नो, उसके परिवार के बैकग्राउंड के बारे में आप जानिए, ठीक है। उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति, वो कहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है, उसकी सामाजिक स्थिति कैसी है, ठीक है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, परिवार के उसके नैतिक मूल्य कैसे होते हैं, ठीक है। तब जाके आप है ना उस व्यक्ति को समझ पाओगे। अगर जब तक आपको उसका बैकग्राउंड नहीं पता है ना तो आप किसी भी व्यक्ति से दोस्ती नहीं कर पाओगे, ये हमेशा याद रख लेना। तो सबसे पहली चीज़ आपके लिए ज़रूरी है कि आप किसी व्यक्ति को अगर जानना चाहते हो उसका बैकग्राउंड जानिए। तो ये परस्यूशन है, यही तरीका होता है कि मैं अगर किसी को बदलना चाह रहा हूँ, किसी की अभिव्यक्ति में मैं चेंजेस लाना चाह रहा हूँ, तो याद रख लेना मैं उसको पहले समझूंगा कि भाई इसका पॉजिटिव क्या है, इसका नेगेटिव क्या है, ये किस लेवल के मतलब किस सीमा तक जा सकता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं है, या रिजिड तो नहीं है। तो मुझे उसी अकॉर्डिंग फिर उसको भाई दवा देनी पड़ेगी, दवा इन द मतलब आर्गूमेंट मुझे रखने पड़ेंगे। तो जब आप ब्यूरोक्रेट बनोगे तो ना ये क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट आपके काम आएगी, ये चीज़ याद रख लेना। देखो कैसे, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, ध्यान से समझना कि आप मान के चलो कलेक्टर बने, किसी आप गांव में गए, ठीक है, गांव में लेके दहेज प्रथा को लेके 2 गुटों में लोग विभाजित है, ठीक है। कुछ लोग होंगे जो दहेज प्रथा का नहीं भाई ज़रूरी है, होना चाहिए, ठीक है, सबाई से पता है बहुमत तो इन्हीं लोगों का रहता है। पर कुछ लोग रहेंगे जो दहेज प्रथा के खिलाफ रहेंगे, नहीं भाई सही नहीं है, महिलाओं को शोषण होता है, पारिवारिक रूप से लोग कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ध्यान से समझना, अब आप ब्यूरोक्रेट हो, आपकी भूमिका ये बनती है कि आपको जो लोग दहेज प्रथा के समर्थक हैं उनको भी आपको इधर की साइड लाना है जितना हो सके। तो आप बताइए, आप उनमें से देखिए, जैसे चलो अभी 4 लोग हैं ना यहाँ पे, जैसे अनु है, नगीना है, निखिल है, अरे कविता है, ठीक है। अब मान के चलो 3 ये लोग हो गए, जैसे अनु हो गई, नगीना हो गई और निखिल हो गए, ये तीनों दहेज के एकदम समर्थक है, भाई दहेज होना चाहिए, ठीक है। और कविता है जो दहेज के खिलाफ है। अब देखो एक पक्ष का आज भी तो मेरे को मिल गया, ठीक है। तो पहले मैं कविता से जानूंगा कि भाई दहेज के आप विरोधी क्यों हो,
मतलब समझ रहे हो ना, मैं इसका माइंडसेट जानने का प्रयास करूँगा। भाई इसके जो वैल्यूज़ जो बनी है, इसका जो एटीट्यूड बना है दहेज के खिलाफ, वो क्यों बना है? तो वही चीज़ जो मेरा काम आएगी निखिल का एटीट्यूड चेंज करने में, नगीना का एटीट्यूड चेंज करने में। फिर मैं इन तीनों में से भी देखूंगा कि कौन ज़्यादा रिजिड है, कौन ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप इस तरीके से जब काम करोगे ना, तब जाके आप कोई सामाजिक बदलाव ला सकते हो। अब मैं सोचूं कि भाई मैं सबको बदलाव कर दूं, अनु को भी बदलाव कर दूं, नगीना को, निखिल को भी, नो, ये कभी नहीं होगा। ये आदर्शवाद है। और याद रखना कि यथार्थवाद क्या हो गया? सर एक बात बताइए, आपने बिना पूछे मतलब बिना मेरा मत जाने आपने कैसे अरे भाई मैं सामान्य रूप पे वर्ग में बांटा हूँ। निखिल तुम दहेज लोगे क्या? नहीं, तो फिर तो नहीं। तो मैं तो ऐसे बता रहा हूँ आपको भाई, कैसे कैसे कोई चीज़ काम करती है, प्रशिक्षण कैसे काम करता है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ भाई, ध्यान समझिए। मैं फिर बता रहा हूँ, देखो मैंने इथिक्स पढ़ा नहीं है, मैंने इथिक्स समझा है, तो मैं आपको ये चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी ऐसे एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूँ। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने मतलब है कि भाई मैं सबसे पहले जो कविता जो दहेज के खिलाफ है, मैं उसके आर्गूमेंट जानूंगा, भाई वो क्यों है, क्या कारण है, उसकी ऐसी सोच कैसे बनी। तो मुझे इन लोगों की सोच को बदलने के लिए यही चीज़ करने पड़ेगा, ठीक है। जैसे मेरा देखो मैं बताता हूँ, बचपन में मैंने जो चीज़ नोटिस की, मैं दहेज के खिलाफ कैसे बना। मतलब मुझे बचपन से, मतलब 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ता, तो उसी टाइम से मुझे क्लियरिटी थी कुछ चीज़ों को लेके, क्योंकि मैंने देखा कि घर परिवार में लोग परेशान होते थे शादी को लेके। भाई उन्होंने पता नहीं क्या मांग लेंगे, अपने पास इतने पैसे है या नहीं है। उन लोगों की जब डिमांड हो जाती थी तब लोग भाई पता नहीं उधार लेके पैसे आते थे। तो मैंने ऐसे सामाजिक माहौल देखा है मैंने, भाई लोगों को परेशान होते हुए। तब मैंने अपना एक वैल्यू सिस्टम बना लिया कि भाई नहीं, दहेज नहीं लेना है। तो ये मेरा आर्थिक आधार रहा ना, कि मैंने लोगों को आर्थिक रूप से, लोगों को जब शिकार होते हुए, कर्ज के जाल में लोगों को फंसते हुए देखा, तब मैंने हाँ नहीं बना कि बहुत गलत चीज़ है भाई, ये तो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब कुछ लोगों का जो है परसेप्शन कैसे बनेगा, कुछ लोग जैसे मान के चलो दहेज के लेके भाई बहुत सारे घरों में औरतों को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, तो उसको लेके एक छवि बनेगी, पर नेगेटिव उस तरीके से होंगे, ठीक है। अब वही बात होनी है भाई, जिन्होंने कभी दुख के दिन नहीं देखे वो कैसे जानेंगे भाई दुख की रोटी मतलब सूखी रोटी क्या होती है। जिसने खुद सोचिए, आप जो घी की रोटी खा रहा है डेली, उसे सूखी रोटी क्या स्वाद पता होगा। बात वही है ना। तो दहेज के जो समर्थक होते हैं वो कौन है, जिनको फ़ायदा दिख रहा है। अब भाई आप उन लोगों से मिलिए ना जो दहेज का जो मतलब ध्वंस या मतलब कि उसकी परेशानी झेलते हैं, आप उन लोगों से मिलिए। इसीलिए हाँ, एक और चीज़ याद रखना, तो यही चीज़ हो गई। तो परसुएट करने का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल होता है, असिमिलेशन प्रोसेस होती है। असिमिलेशन प्रोसेस का मतलब ये होता है लोगों को मिलाइए आप। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आपको अगर एम्पैथी डेवलप करनी है, ठीक है, लोगों में, अरे मेरा मानना बहुत ज़रूरी है। अभी ना एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब चल रहा है। अब ख़राब इन द सेंस ये है, कुछ जगह अच्छा चल रहा होगा, कुछ जगह ख़राब। सारा ख़राब तो नहीं बोलना चाहिए, पर मैं एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से समझना। कारण क्या है एजुकेशन सिस्टम में, क्यों ब्यूरोक्रेट ऐसे लोग बन रहे हैं, राजनेता ऐसा क्यों है, क्यों चीज़ें ख़राब हो रही है, उसका एक ध्यान से समझना है कि एग्जाम्पल। तो कॉन्वेंट जो स्कूल होती है ना, बड़ी बड़ी CBSE स्कूल, इनके बच्चे देखना कभी, ये आपको कभी भी एम्पैथी नहीं रहेगी इनमें, ना करुणा रहेगी, क्योंकि हाई फाई सोसाइटी से आते हैं, हाई फाई सोसाइटी के बच्चों के साथ रहते हैं। उनको क्या ही मतलब, गरीब लोगों को देखते ही नहीं है, हाई फाई बंगलों में रहते हैं, कार से जाते हैं, अप डाउन करते हैं, उनको क्या मतलब है। वो क्या जानेंगे भाई, बच्चे जो साइकिल से कितना झेलते हुए स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में जाके टीचर नहीं है वहाँ पे, और वो सोचो जब वो ब्यूरोक्रेट बन जाते हैं उनको क्या ही मतलब है। इसीलिए याद रखना कि भारत में आज भी जो है ग्रामीण विकास नहीं हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण ये है, क्योंकि ऐसे लोग जो उच्च वर्ग में जाके बैठे हुए हैं, जिनको मतलब ही नहीं है, उन्होंने वो चीज़ कभी झेली नहीं है, तो वो क्या जानेंगे उस दुख के बारे में। आप खुद सोचिए उस चीज़ के बारे में, क्या जानेंगे उस चीज़ के बारे में। तो अब यहाँ पे क्या ज़रूरी हो जाता है, इसीलिए देखो मैं फिर बता रहा हूँ, राइट टू एजुकेशन आया। राइट टू एजुकेशन में एक क्लोज ये डाला गया कि जितने भी बड़ी बड़ी स्कूल हैं उसमें 25% जो सीटें हैं, याद रखना, वो कोई हिंदी मीडियम करके वो मूवी भी आई थी, शायद देखा भी होगा आप लोगों ने, उसमें वही है, वो 25% आप उसमें ऐसे लोगों को सेलेक्ट करोगे जो गरीब बच्चे हैं। अब इसमें याद रखना, इसमें ये उद्देश्य ये नहीं है, इसमें उद्देश्य है असिमिलेशन प्रोसेस का, ताकि जो वो अमीर एक वर्ग है, वो जो उस क्लास में बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ते हैं, वो इन बच्चों की समस्याओं को भी समझे, और एक संवेदना, उनके अंदर करुणा का भाव जो है, दया भाव, दया तो चलो नेगेटिव हो जाता है, पर एक संवेदना उनके प्रति प्रकट हो, उन लोगों के प्रति, भाई ये लोग भी देखो इतना स्ट्रगल करते हैं, इनके भी ये दिक्कतें होती है, कल मुझे इन लोगों के लिए कुछ काम करना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये होती है असिमिलेशन प्रोसेस के द्वारा किसी को परस्यूट करना।
ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आप किसी जो मान के चलो कि बड़ी बड़ी स्कूलें होते हैं, बच्चों को आप किसी एनजीओ में लेके जाइए, वहाँ जैसे वृद्ध कोई मान के चलो कि वृद्ध आश्रम है, वहाँ लेके जाइए, वहाँ लोगों के ना फिर संवेदना डेवलप होती है, वृद्ध पीपल के प्रति संवेदना होगी। फिर आप उनको कभी वहाँ पे लेके जाइए जहाँ पे मान के चलो कि महिला सुधार गृह होते हैं, भाई वो महिलाएं वहाँ पे क्यों पहुँची है। तो पर भारतीय एजुकेशन में ये चीज़ें है ही नहीं, लोगों को बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। भाई मैं फिर बता रहा हूँ कि पढ़ाई से ज़्यादा जरूरी होती है कि आप व्यवहारिक ज्ञान में कितने सक्षम हो। इसलिए लोग क्या होते हैं, आज की दुनिया में हो क्या रहा है कि मतलब लोग मर रहे हैं सड़क पे, लोग वीडियो बना रहे हैं बस, भाई हम यूट्यूब पे डालेंगे, सोशल मीडिया में डालेंगे, इसीलिए संवेदनाएं ख़त्म हो रही है। तो ये संवेदना ख़त्म होने के कारण भाई एजुकेशन सिस्टम में ये सारी चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो ये कुछ चीज़ें हैं पर्सुएशन का। तो इस तरीके से आप पर्सनली जब जुड़ के देखोगे ना तो चीज़ें हर जगह आपको दिखने लग जाएगी। फिर मैं बता रहा हूँ इथिक्स पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है, ये अनुभव करने का सब्जेक्ट है। अगला टॉपिक भाई सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, वही है कि आप सिविल सर्विसेज के लिए एटीट्यूड और बेसिक वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए। भाई सिविल सर्विसेज सबसे पहली बात याद रखना, इसमें गांधी का एक कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहली बात याद रखना कि आप आज है ना, मतलब उल्टा सिस्टम है। जैसे मान के चलो होना ऐसा चाहिए था कि भाई जो राजा है, अगर आप कोई भी धर्मशास्त्र पढ़ लेना, कोई भी पढ़ लेना, मतलब नैतिकता तो ये होती है, जो धर्म राजा होता है ना, राजा वो जनता का सेवक होता है। पर आज क्या हो रहा है, उल्टा है राजा प्रधान बन के बैठा है। प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री है ना, ये गलत वर्ड है ये। तो महात्मा गांधी इसीलिए बोलते हैं कि भाई जो ये ब्यूरोक्रेट हो, राजनेता हो, कोई भी हो, भाई आपको जो पद मिला है ना, ये जनता के कारण आपको पद मिला है और ये जनता की सेवा के लिए आपको पद मिला है, ना कि उन पर राज करने के लिए नहीं है। पर लोग इसी मूल कॉन्सेप्ट को भूल गए हैं। तो जो ब्यूरोक्रेट बनते हैं उन्हें अपने आप को शहंशाह समझने लग जाते हैं कि मैं तो बादशाह हो गया, बस ख़त्म बात, अब मेरा बादशाह जैसी ज़िंदगी होनी चाहिए, राजा महाराज जैसी ज़िंदगी होनी चाहिए मेरी। तो ये माइंडसेट है, और ये माइंडसेट जो ब्रिटिश राज से जो है इधर ट्रांसफ़र हुआ वो कभी चेंज नहीं हुआ। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये भी है, वही एटीट्यूड आज भी बना हुआ है, ठीक है। औपनिवेशिक मानसिकता का इतने गुलाम है, आप सोचिए, कभी देखना पर्सनली, कभी आप मिलिए इन लोगों के शौक देखोगे ना, आप पगला जाओगे आप। भाई क्यों नहीं करप्शन करेंगे वो लोग, क्योंकि मतलब देखो एक चीज़ याद रखना, बहुत सारी चीज़ें होती है। एक तो होता है कि व्यक्ति है ना क्लास जब चेंज करता है, ये कॉन्सेप्ट भी आप पढ़ोगे तो व्यक्ति जब क्लास चेंज करता है ना तो उसको लगता है कि भाई मैं अपने आप को मैं, और जैसे अब कोई मान के चलो एक गरीब IAS बनता है कोई, ठीक है, पहले उसने शायद हो सकता है कि 2 ड्रेस में अपनी ज़िंदगी गुजारी हो, ठीक है, रखी बात है, जैसे मैं ही हूँ अभी, मान के चलो मुझे याद अच्छे तरीके से, मुझे कोई ड्रेस खरीदे हुए 2-3 साल तो हो गई है, भाई के शादी पे खरीदा था, उसके बाद खरीदा नहीं। पर वही मैं कल अगर IAS बनूंगा तो हर दिन के लिए नई ड्रेस रहेगी। अब स्वाभाविक सी बात है, जब व्यक्ति जो है, क्यों अब वो मुझे क्यों करना पड़ा ये भी समझिए, क्योंकि मैं जब जिस क्लास में मैं जा चुका हूँ वहाँ पे वैसा वर्ग है जो भाई स्वाभाविक बात है मेरे से महंगी महंगी कपड़े पहन के आ रहा है। तो अगर मैं उनका अपने स्टेटस को मेंटेन नहीं करूँगा तो स्वाभाविक सी बात है कि मुझे लो फील होगा और मैं अंडर कॉन्फिडेंट चले जाऊँगा। जब मैं चले जाऊँगा स्वाभाविक बात, मैं कार्य पे कैसे ध्यान दूंगा, कि लोगों की प्राथमिकता ही चेंज हो जाती है। जब प्राथमिकता चेंज होगी तो स्वाभाविक बात, भ्रष्टाचार करेगा वो, क्योंकि भाई सिविल सर्विस, ये चीज़ भी याद रखना, भ्रम भूल जाना, सिविल सर्विसेज की जो है ना सैलरी होती है बहुत कम होती है। कम इन द सेंस अभी स्टार्टिंग में अगर आप ज्वाइन करोगे 2 साल तो 55-60 हज़ार होती है, उसके बाद में 2 साल बाद में आपकी जो भी ठीक है 80-90 तक जाएगी। मैक्सिमम आपकी 1,10,000 1,20,000 सैलरी रहती है। जब आपको रिटायरमेंट हो गए 20-25-30 साल बाद में जब जाके वो 2 लाख सैलरी होती है। तो ये तो भूल जाइए आप। तो लोग क्या होता है ना कि फिर वो क्लास स्टेटस को मेंटेन करने के लिए फिर करप्शन करते हैं, ये चीज़ याद रखना। तो ये चीज़ें जब तक आप नहीं समझोगे तब तक स्वाभाविक बात है सिविल सर्विस के जो बेसिक वैल्यूज़ है वो आपके अंदर डेवलप ही नहीं होंगे। अब भाई अब ये चीज़ें है ना कि भाई जैसे इंटीग्रिटी कैसे आएगी जब आपका व्यवहार ऐसा नहीं है, ठीक है। जब आप उस लायक ही नहीं हो तो आपके अंदर वो वैल्यू कैसे आएगी, क्योंकि आपका, अब देखो इंटीग्रिटी कब रहती है, जब व्यक्ति, देखो है ना, ये समझना नैतिकता होती है, मैं बताया वो सार्वजनिक नैतिकता और निजी नैतिकता। अब व्यक्ति ये सोचता है कि चलो ठीक है मैं IAS अधिकारी पोस्ट में हूँ तो मैं करप्शन ना करूँ, ठीक है। पर निजी नैतिकता उसका क्या बोल रही है कि नहीं तुम्हें क्लास मेंटेन करनी है, घर में एक 4 व्हीलर भी खरीद के देनी है, वाइफ की डिमांड है कि उसको हार भी दिलाना है तो व्यक्ति क्या होगा, अब वो डायलेमा में होगा। अब उसको निजी जो संबंध है उसको भी उसको बेहतर करना होगा। अगर वो उनको बेहतर नहीं करेगा तो स्वाभाविक सी बात है उसके निजी जो जीवन में उसमें दिक्कत होगी। और अब वो निजी ज़िंदगी को जब सुधारने के लिए अब स्वाभाविक सी बात है सार्वजनिक जो संबंध होंगे वहाँ पे वो करप्शन करेगा।
तो इसी में क्लेप्टोक्रेसी, क्रोनी कैपिटलिज्म, ये चीज़ें निकल के आती है। तो जब ये चीज़ें होगी तो स्वाभाविक सी बात है क्या होगा, सत्यनिष्ठा का पालन नहीं होगा। अगला भेदभाव रहित। अब जैसे एक चीज़ याद रखना कि टेंडर आते हैं, मैं आखिर बता रहा हूँ, अभी जैसे मतलब ये आप लोगों से भी आप भी अपने जीवन में अनुभव किए होंगे कि अभी आप जैसे कुछ लोगों को, आपके रिश्तेदारों को पता होगा, आपके दोस्तों को पता होगा कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो और उनको अपेक्षा है कि आप आईएएस बन जाओगे, है ना। तो अभी आपसे कंटेंट बना के रखेंगे वो कि भविष्य में हम इसके टेंडर के रूप में काम लेंगे। अरे आखिर बता रहा हूँ, आप अभी विश्वास नहीं होगा आप लोगों को, पर आप कभी नोटिस करना लोगों से, है ना, आपसे जो कोई बात कर रहा है, अगर आपको तोड़ो लेके वो सीरियस है कि हाँ कि ये सिविल सर्विसेज क्रैक कर सकता है, तो वो भविष्य की संभावना के साथ आपसे जुड़ा रहता है। ये बहुत खतरनाक दुनिया है, ये चीज़ याद रखना। तो क्या होगा कि जैसे मान के चलो कल आप कलेक्टर बने, ठीक है, अब हो सकता है किसी व्यक्ति ने जाने अनजाने में आपकी मदद की हो, ठीक है, मतलब व्यक्ति कोई ना कोई तो बेस बनाएगा ना, ऐसे सिली होता है, बिना बेस बनाए कोई आप भी किसी की मदद क्यों करोगे, आप समय की बात है। अब देखो 2-3 चीज़ें होती हैं, एक होता है रिश्तों का यूज किया जाता है, जैसे आपकी वाइफ का भाई है कि हाँ मेरे इसको टेंडर दिलवा दो, या आपके मामा का लड़का है, बुआ का लड़का है, या किसी दोस्त है जिसने आपकी बहुत ज़्यादा मदद की थी, ठीक है। देखो करप्शन व्यक्ति ऐसे नहीं करता है, बहुत कारण होते हैं या फिर होता है एक भय के कारण कि मैं आपके परिवार को, जैसे आप मूवियों में देखते होंगे कि आपके भाई को ख़त्म कर दिया जाएगा, वाइफ को ख़त्म कर दिया जाएगा, आपके पेरेंट्स की ज़िंदगी खतरे में अगर आप इस सिग्नेचर नहीं करोगे। ये होता है, हर तरीके की चीज़ें झेलनी पड़ती है, ब्यूरोक्रेट बनने के बाद ऐसा नहीं है। तो इसीलिए बता रहा हूँ, जब तक अगर आप इथिक्स नहीं सीखोगे ना, अगर गलती से आईएएस बन गए तो आप देख लेना कि आपकी लाइफ फिर आप यही करोगे, करप्शन करोगे। अगर अपन आपने इथिक्स समझ लिया अच्छे तरीके से, अगर उसको जीवन में पालन कर लिया, तो मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ कितनी बड़ी सिचुएशन हो आप उसमें हैंडल कर ले जाओगे। पर वो समझने वाली बात है। जैसे अभी आप अपेक्षा करो कि अगर आपको लग रहा है कि आपको ब्यूरोक्रेट बनना ही है, ठीक है, तो आप संबंधों को इतनी सीमितता दीजिए, जैसे अगर आप किसी से सहायता ले रहे हो ना, तो आप भी अपेक्षा कीजिए कि हाँ उसकी सहायता उसी समांतर कर दो, ऐसा नहीं कि भविष्य के लिए उस पर छोड़ दो। जैसे मैं, हाँ आज ही मेरे पास एक लड़का आया था तो वो बोल रहा था कि सर मैं जब बन जाऊँगा ना तब आप मेरे से पैसे ले लेना। मैं बोला कि भाई भविष्य से मुझे मतलब नहीं है, मुझे आज जो ज़रूरत हो आप मेरी वो पूरी कीजिए, मुझे भविष्य से मतलब नहीं है। मैं भविष्य को लेके आज मैं तुमसे पैसे नहीं लूँ, ये मेरी गलती है, क्योंकि फिर मैं चाहूँगा ना कि कल मैं तुमसे बड़ा बेनिफिट लूँ। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो भेदभाव रहित वही होता है कि टेंडर आपके सामने आया है, एलिजिबल कोई और है, परंतु आप अपने जो भी है भेदभाव कर रहे हो, चाहे अब आपका साला हो या बुआ का लड़का हो, उसको टेंडर दे रहे हो आप, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना। फिर निष्पक्षता, ये सब सारी चीज़ें, मतलब आप उसमें एग्जाम्पल देखना, सर्च करना, मतलब कहने मतलब ये सारी चीज़ें हैं। तो जब ब्यूरोक्रेट आप बनोगे तो ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। और हाँ, जब भी आपको कभी जब आप जॉब में हो, ठीक है, तो मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि केस स्टडी में आपको आईएएस अधिकारी बनाया जाएगा वहाँ पे ये चीज़ भी याद रखना। तो वहाँ पे आप आईएएस अधिकारी रहोगे। तो जैसे मान के चलो कि आप जैसे आपकी बार, हाँ मैं जब 2024 में मेंस लिखा था, एक केस स्टडी आई थी उसमें कि नक्सलवाद है, और मतलब कि आप आईपीएस वाईपीएस बनाया था उसमें कि, तो वहाँ पर आप गए, आपको पता है कि उस गांव में जो है ना नक्सलवादी छिपे हैं, परंतु वहाँ पे क्या हुआ कि औरतें है ना, उस गांव की जो औरतें हैं उनको सेफ गार्ड के रूप में सामने आ गई है और वो हट नहीं रही है। और आपको पता है कि जो खूंखार जो नक्सलवादी है वो इसमें छिपे हुए हैं, और आज पकड़ लिया तो पकड़ लिया, नहीं तो फिर भाग जाएंगे वो लोग। अब स्वाभाविक सी बात है कि आप इस कंडीशन में क्या करोगे। तो सबसे पहले देखो कुछ है ना लॉज आपको पता होने चाहिए। जैसे कि मान के चलो कि महिलाएं अगर सामने है ना, तो पुलिस जो होती है ना, वो कभी उन पर मतलब आप नहीं तो उनको मार सकते हो ना कुछ नहीं, आपके पास है ना महिला पुलिस होनी चाहिए। तो पहले सबसे पहली चीज़ तो बेसिक्स लॉज होते हैं उसका आपको माइंड में ज़रूरी है। इसीलिए एक आईएएस अधिकारी के लिए ना सबसे पहले ये है कि कानूनों का जानकार होना चाहिए वो, ये हमेशा याद रखना। बेहतर आईएएस अधिकारी आप तभी, आईपीएस अधिकारी जो भी हो, आईआरएस अधिकारी जो भी हो, आप तभी बेहतर बनोगे जब आपके पास इन चीज़ों की बेसिक जानकारी है। अगर आपके पास जानकारी नहीं है ना, तो आप फिर ऐसे कूद पड़ोगे, फिर आप ही फंसोगे और आपका फिर पोस्टपोन मतलब होता है ना कि आपको मतलब आपके पद से आपको निकाल दिया जाएगा, निष्कासित कर दिया जाएगा, क्योंकि सब ऐसी बात, आपको रूल्स याद ही नहीं थे। जब रूल्स याद नहीं होंगे तो फिर आप ब्यूरोक्रेट बने ही क्यों। तो सबसे पहली चीज़ ये याद रखना। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि अब जैसे चलो ठीक है मेरे पास पुलिस है, ठीक है, लेडीज़ पुलिस है, अब मेरा अगला स्टेप होगा कि मैं पहले उनको वार्न करूँगा, ठीक है। अब ये अपना जो चीज़ है उसी में आएगा, याद रखना, परस्यूशन में मैं उनको परस्यूट करूँगा,
ठीक है। अब ये एक एक चीज़ जब आप केस स्टडी में लिखोगे ना, तब जाके नंबर मिलता है। लोग है ना रामायण कथा लिखते हैं केस स्टडी में, अरे भाई ऐसे नंबर नहीं आते हैं। मैं इसीलिए बता रहा हूँ सिलेबस याद कर लेना, तब जब आपको माइंड में सिलेबस छपा रहेगा ना, तब जाके आप बेहतर केस स्टडी लिख पाओगे, बेहतर आंसर लिख पाओगे। तो मैं परिचुएट करूँगा उनको पॉजिटिव नेगेटिव बताऊँगा कि आप इन लोगों को सपोर्ट करते हो तो आपको ये सज़ा हो जाएगी, फलाना ठिकाना, और आप अगर हमें सपोर्ट करते हो तो ये फ़ायदा है, आपको देश का ये फ़ायदा है, इसे मैं परिचुएट करने का प्रयास करूँगा। अब एक होती है, एक लेयर अप्रोच होती है, ठीक है। लेयर अप्रोच में ये होता है कि व्यक्ति पहले ट्राई करता है कि लालच पर, मतलब इसको बोलते हैं शाम दाम दंड भेद नीति। तो नॉर्मल तरीके से पहले आप जो भी और आपके पास अप्रोच है उसको अपनाइए। आखिरी में जब लग रहा है कि भाई कोई आपके पास सॉल्यूशन नहीं बचा है, तब जाके आप फिर गोलीबारी में उतरोगे। इसलिए कभी देखना कि जहाँ धरने प्रदर्शन होते हैं तो वहाँ पे याद रखना, पुलिस कभी भी डायरेक्ट बंदूक नहीं चलाती है। सबसे पहले ट्राई करेगी कि भाई प्रदर्शन है वो कंट्रोल अगर चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर लग रहा हो कि इसमें उपद्रवी को तत्व आ गए हैं तो पहले क्या करेगी, डंडे का इस्तेमाल करती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब लग रहा है कि भाई डंडे से कंट्रोल नहीं हो रहा, सिचुएशन उससे बाहर जा रही है, तब फिर क्या करते हैं, आंसू गैस का यूज़ करते हैं। ये लेयर है भाई, लेयर अप्रोच होती है इसको, ठीक है। फिर थर्ड अप्रोच भाई लग रहा है कि आंसू से भी नहीं रुक रहे हैं, फिर अगला अप्रोच होता है रबड़ की गोली। याद रखना है, डायरेक्ट वो गोली नहीं। जब लग रहा है कि रबड़ की गोली से भी लोग नहीं रुक रहे हैं और उनके ऊपर खतरा बनता जा रहा है जीवन का, तो आत्मरक्षा के नाम पे या उसको कंट्रोल करने के लिए, पर उसमें भी याद रखना जब गोली चलानी होती है तो मारने के पर्पज़ से नहीं, आप पैर पे गोली चलाओगे, याद रखना ये चीज़। पर वही है कि नियमों को कोई फॉलो करता नहीं है, नहीं तो ऐसे जब भी कभी दंगे होते कभी किसी की मौत नहीं होती, पर लोग ना फॉलो नहीं करते। वही है कि पुलिस असक्षम भी होते हैं, रिवॉल्वर कभी चलाना, मतलब वही है, प्रैक्टिस का सभी विषय नहीं रहता। नहीं तो कानून ये बोलता है कि आप सबसे पहले लाठीचार्ज, ठीक है, उसके बाद में आंसू गैस, ठीक है, थर्ड आता है जो रबड़ वाली गोली आती है, चौथा अगर आप आत्मरक्षा के नाम पे या लग रहा है कि आप कंट्रोल करने के लिए बंदूक चलाना ज़रूरी हो गया तो पहले हाँ रुको, उससे पहले हवाई फायरिंग होती है, ताकि लोग भय हो जाए कि हाँ आप पुलिस इस लेवल पे आ चुकी है, चेतावनी मिल जानी चाहिए। उसके बाद में अगर आप फायरिंग भी करते हो तो मारने के लिए नहीं, याद रखना ये चीज़, आप फायरिंग करोगे उनके पैरों पे। तो ये मैं फिर बता रहा हूँ, देखो अब यही होता है। पर यहाँ पुलिस वाले देखो बहुत बार, जैसे लॉकडाउन में भी देखा गया कि IAS अधिकारी था शायद हरियाणा के डर में, उसने डायरेक्ट आदेश दे दिया किसानों को मारने का, तो बहुत सारे किसान उसमें, तो ये चीज़ें गलत है। इसे पता लगता है कि आपको पता ही नहीं है, प्रोसेस क्या पता नहीं है, तो इसीलिए ये चीज़ याद रखना। तो ये जब कब आएगा, जब आपके सिविल सेवा के जो बेसिक वैल्यूज आपको पता होगी, ठीक है भाई, टॉलरेंस होना चाहिए, संवेदना भी आपके अंदर होनी चाहिए। जब ये चीज़ें रहेगी तभी तो आप लागू कर पाओगे ना। अगला है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब ये बहुत ज़रूरी है। मतलब देखो एक टाइम था, अब देख रहे हो क्लास में 3 बच्चे हैं, मैं पहले बता रहा हूँ मैं किसी को नहीं पढ़ाऊँगा। मेरे से अगर एक, देखो सीधी सी बात है, अगर मुझे एक बच्चा भी मिला तब भी मैं पढ़ाऊँगा। अगर मुझे लगा भाई कोई नहीं आएगा तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा। और मैं आगे फिर सोचना भी मत, जैसे मैं उस टाइम इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाने के बाद में सब बंद कर दिया था, मैं याद रखना नहीं पढ़ाऊँगा। जैसे आप मतलब मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ भाई, स्वाभाविक सी बात है। यहाँ पे मैं इतना टाइम दे रहा हूँ तो स्वाभाविक सी बात है, जिसको पढ़ना हो वही आना। ऐसे काम नहीं चलेगा घूमते फिरते आ गए। जैसे अभी देखो जो लोग आए थे घूमते फिरते हुए आए थे तो ये काम नहीं चलेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब थोड़ा इस इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट से पहले एक चीज़ समझना। देखो सबसे पहले जब इस मतलब मानव सभ्यता का जब विकास हुआ तो सबसे पहले वो मतलब ये ऐसी चीज़ है ना कि मतलब कैसे डेवलप हुई। सबसे पहले जो हथियार का मतलब जो मतलब इसमें प्रांगण थे, मतलब शिकार करने में, वो लोग शासक बने। तो पहले ये चीज़ थी। फिर धीरे धीरे जिनके पास ज़्यादा ताकत थी, ठीक है, जो मतलब कुटुंब या जो कबीले थे उनके जो राजा, वो कौन बने, जो पहली बात तो शक्तिशाली भी थे, समझ भी थी उनमें, बहुत सारी चीज़ें, वो दोनों चीज़ें थी। पर धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई। फिर धीरे धीरे चीज़ें पढ़ाई की आने लगी। जो पढ़ने में अव्वल था वो आज देखो बड़े बड़े जो कंपनियां हैं उनका मालिक बन बैठे हैं, ठीक है। परंतु आज जो ज़माना है अभी प्रेजेंट टाइम में, वो इमोशनल इंटेलिजेंस का है। क्योंकि ना आपका एक चीज़ याद रखना कि जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं तो मानता हूँ मोदी को। भाई वो इतना खतरनाक व्यक्ति है, उसको ये पता है कि मैं अगर मणिपुर जा रहा हूँ तो मुझे क्या पहनना है वहाँ पे, ठीक है, मुझे उनकी भाषा में क्या बोलना है, ठीक है। देखो ये होती है इमोशनल इंटेलिजेंस, जो आपको नेता से हटके एक अलग चीज़ बनाती है।
मोदी के ऐसे भक्त नहीं बने हैं लोग, उसको पता है कि लोगों को क्या चाहिए, मुझे क्या डिलीवर करना है, तब जाके लोग कनेक्ट होते हैं। लोग अपना संबंध कैसे भाई, अब एक चीज़ याद रखना, कुछ कुछ चीज़ें बताता हूँ, ध्यान से समझना। ऐसा नहीं मोदी को लेके नहीं, गांधी को लेके मैं बताता हूँ, एक चीज़ याद रखना। जब गांधी है ना चंपारण जाते हैं, तो वहाँ पे जब वो देखते हैं कि लोगों के भुखमरी गरीबी इतना बुरा हाल है, तो गांधी उस टाइम बैरिस्टर वैसे भाई वकील थे, तो वकील भाई कोट वोट पहने हुए, तो स्वाभाविक सी बात है जब वहाँ जाते तो वहाँ देखते हैं लोगों के पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, तो गांधी को ना मतलब स्वाभाविक बात है फिर आप ओढ़ लगोगे। अब मतलब स्वाभाविक बात सब आपके तरफ जो है किसी के पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए और आप एकदम सूट बूट में हो, आपको खुद को शर्म आएगी अगर आपके अंदर करुणा जैसे मूल्य है तो गांधी को ये चीज़ लगती है कि भाई नहीं, अगर मुझे इन लोगों को दुख दर्द समझना है और इन दुख दर्द को दूर करना है तो मुझे पहले इन लोगों के जैसा बनना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखना। तो ब्यूरोक्रेट में ये चीज़ होना, यही इमोशनल इंटेलिजेंस है कि आप उन लोगों की दुख दर्द को समझ के आप अपने को आपको किस तरीके से परिवर्तित करके उनके साथ सामंजस्य स्थापित करते हो, उसी को भावनात्मक समझ बोला जाता है। तो गांधी जी फिर सारी वस्तु ताक देते हैं, याद रखना गांधी जी फिर जीवन भर ऐसा ही करते हैं, ओनली धोती पहनते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि भाई भारत में जब लोगों के पास कुछ है नहीं तो मेरा नैतिक उत्तरदायित्व बनता है कि मैं भी उनके लिए योगदान दूँ। इससे देखो याद रखना गांधी, इसमें पूरा अपन पढ़ेंगे, पूरा गांधी के बारे में ही पढ़ेंगे जब आप ये पढ़ोगे ना महान नेताओं के, तो उसमें गांधी के एक सिद्धांत पढ़ेंगे, साधन साध्य की पवित्रता, सर्वोदय का जो गांधी का सिद्धांत था, ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत था गांधी का, ये ऐसे नहीं है यार। मेरा मानना है कि मानवता में अगर असमानता को ख़त्म करना है तो गांधी को लाना ही पड़ेगा। जैसे आर्नी नेस ने बोला था कि भाई अगर इस प्रकृति को बचाना है तो गांधी के सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा, वैसे ही अगर असमानता को ख़त्म करना है तो गांधी के सिद्धांतों का पालन करना ही पड़ेगा। जिसमें ट्रस्टीशिप का सिद्धांत बहुत अच्छा है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत ये है कि भाई आप जो है संपत्ति के मालिक मत बनो। जैसे मान के चलो कि भाई अडानी के पास आज करोड़ों रुपए हैं, तो भाई जितनी तुम्हारी ज़रूरत हो ना उतना आप रख लो, कि मुझे 2 करोड़ चाहिए साल के लिए, कोई दिक्कत नहीं, आप 10 करोड़ रख लो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में जो आपका प्रॉफिट है वो जो है प्रॉफिट आप जनता के हित में लगाइए। इसी से कॉन्सेप्ट आया था CSR का, ये चीज़ याद रखना। तो गांधी जी के जो सिद्धांत तो बहुत, मैं गांधी ऐसे महात्मा आदमी नहीं है, वो महात्मा ऐसे वर्ड नहीं जोड़ा गया उनके बाद। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप लोगों के माइंड सेट फिर वो RSS वाली होगी तो आप गांधी को कभी नहीं समझ पाओगे, ये चीज़ याद रख लेना। गांधी को समझना है तो पहले आप गांधी के विचारों को जानिए और विचारों की जो गहराई है उसको समझिए, तब जाके आपको गांधी का पता लगेगा भाई गांधी क्या इंसान थे। देखो मेरा ये मानना है कि व्यक्ति हो सकता है कि हर जगह कोई सर्वत्र व्याप्त नहीं होता है, हर जगह सही नहीं होता है, परंतु मेरा मानना है कि वो जहाँ अच्छा है यार उसको वहाँ तो आप अच्छा ही वो सीखिए। आपको उसके जीवन से आपका मतलब क्या है, उसने निजी संबंधों में क्या रहे, क्या कैसा रहा, उससे क्या मतलब है। यही होता है ना इंसान की छवि धूमिल करना। आप किसी व्यक्ति के बारे में अगर भाई उससे अच्छा ही, जैसे मैं हूँ मान के चलो, मैं आप लोगों को भाई पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे जो पढ़िए ना, आप मेरे व्यक्तिगत जीवन में आके आक्षेप क्यों कर रहे हो भाई, आप मेरे से पढ़िए, ख़त्म, सीधी सी बात है। उससे ज़्यादा आपको मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट हो रहा है पढ़ने से, फिर सभी बात आपका ही नुकसान है ना उसमें, आप पढ़ नहीं पाओगे फिर। तो वैसे गांधी जी से जो अपने को सीखना चाहिए वो ज़रूरी है ना अपने को, गांधी जी के व्यक्ति के जीवन में क्या कमियाँ थी, अपने को उससे क्या मतलब है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो ये मतलब बहुत अच्छा एग्जाम्पल था इमोशनल इंटेलिजेंस का। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, शायद अभी आप लोगों ने देखा भी होगा। एक शायद असम केडर में थी, असम केडर में जब बाढ़ आई थी ना, तो एक IAS महिला अधिकारी थी, तमिलनाडु की थी, मतलब साउथ की थी वो लड़की, परंतु असम केडर में थी वो। तो क्या हुआ था कि स्वाभाविक बात है जब बाढ़ का जब आकलन किया जाता है ना, DM सबसे पहले जाता है, याद रखना। जैसे देखो NDRF होता है, SDRF होता है, ठीक है, और जो SDRF के बाद में जो 3rd लेवल पे जो होता है ना उसमें DM ही होता है, मतलब आकलन करने के लिए आपको रिपोर्ट भेजना पड़ता है, कितने का नुकसान हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो DM थी, तो स्वाभाविक बात है वो गई, तो वहाँ पे क्या थे लोग, मतलब चावल बो रहे थे, मतलब ठीक है, तो वो खुद व्यक्तिगत जाके मतलब साड़ी को जैसे होता है ना ऊपर करके, भाई स्वाभाविक बात, आप देखो कलेक्टर है तो कलेक्टर तो क्या होता है, लोग भाई उस 4 व्हीलर से नहीं उतरते, मतलब समझे, पहली बात तो अपने ऑफिस से नहीं निकलते। मैंने खुद अपने इतने जीवन में आज इतना बड़ा हो गया, मैं मेरे गांव में आता, मैंने कभी कलेक्टर को नहीं देखा। अब ये भी हो सकता है मैं 12 साल से बाहर ही हूँ तो एक अलग मामला है, पर मैंने नहीं देखा कभी। तो इससे पता लगता है कि भाई कितनी दूर है, मतलब ये जनता और जो सरकार के बीच की दूरी जितना बढ़ी रहेगी, लोकतंत्र उतना ही असफल रहेगा, ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो पहली बात, लोग ऑफिस से नहीं निकलते, चलो वो ऑफिस से भी लोग निकल जाते हैं दौरे पे, अपन याद रखना, मैंने बहुत बार देखा है गाड़ियों से जो कलेक्टर है निकलते नहीं हैं।
अपने आप को मतलब राजा महाराजा समझते हैं। आप सोचो कि वो सबसे पहली बात गई भी, गाड़ी से निकली, उसके बाद में जो चावल बो रहे थे, समझिए चावल जहाँ दौन होता है तो वहाँ समझ कीचड़ काचड़ होता है, वो वहाँ गई, वहाँ लोगों से मिली। इससे ये पता लगता है कि आप कितने डेडिकेटेड हो सिविल सर्विसेज के प्रति, लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। जब व्यक्ति अपना सम्मान, प्रतिष्ठा, पद, इनको सबको साइड में रख के लोगों के हितों को, भावनाओं को जो बढ़ावा देता है, तो वो होता है पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना। नहीं, व्यक्तिगत हित के लिए तो सभी काम करते हैं। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस का उदाहरण है। अब देखो इसी कारण वो सब जगह फेमस भी हुई, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अगर अच्छा ब्यूरोक्रेट बनना है तो ये सारी क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, पर्सुएशन होना चाहिए आपके पास, पर्सुएशन होना चाहिए, एटीट्यूड आपका अच्छा होना चाहिए, वैल्यू सिस्टम आपका अच्छा होना चाहिए, आपकी निजी और सार्वजनिक जीवन में ना उसमें द्वंद्व नहीं होना चाहिए। जैसे मैं देखो यार ये है और अच्छा खासा होता है। जैसे आप देखना कभी जो कलेक्टर जो है खुद बोलेंगे, जैसे राजस्थान में जाके आखा तीज पे कि बाल विवाह नहीं करना चाहिए, दहेज नहीं देना चाहिए, ऑर्डर कराएंगे और खुद है ना 1-1 करोड़ दहेज लेके बैठे हैं। मतलब आप खुद समझिए हाउ इट इज़ पॉसिबल। अभी जैसे मेरे गांव में जो आईपीएस बनाना, देखना वो कम से कम 5 करोड़ रुपए लेने वाला, अभी उसकी बहन की शादी है, फिर उसके बाद उसकी शादी होगी, जो भी है। मतलब मेरा कहने मतलब है, अब ये है ना आईपीएस जाके कल किसी दहेज के आरोप में किसी को पकड़ रहा होगा, कहाँ नैतिकता, तो नैतिकता रही नहीं। फिर आप क्या होता है, कानून है ना यही होता है। अरे ना क्वेश्चन भी देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आज इसी क्लास से, मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ, अगर आपने समझा है तो। इसे क्वेश्चन आया था कि कानून होने के बाद में भी इतने प्रभावी क्यों नहीं होते हैं, कारण ये है। अब सोचो जो व्यक्ति दहेज लेके बैठा है खुद और वो कानून का पालन करने जा रहा है, ये वही बात हो गई कि मैं चोरी करता हूँ और मैं उपदेश दे रहा हूँ कि चोरी नहीं करना चाहिए, तो कभी उसका पालन नहीं होगा। ये चीज़ यहाँ हमेशा याद रख लेना। इसका गांधी एक चीज़ बोलते हैं, नैतिकता का फोर्स होता है एक, ठीक है। नैतिकता का फोर्स क्या होता है, जैसे ध्यान समझना कि कभी आपने ये चीज़ नोटिस करना कि जो जीवन में ना, जैसे मान के चलो कोई भी चीज़ हो, मतलब बहुत सारी चीज़ों से आप इसको जोड़ सकते हो। जैसे ब्रह्मचारी होते हैं जो मान के चलो अपने जीवन में नैतिक ब्रह्मचारी, जैसे मान के चलो अभी ये क्या नाम है जिनके, अरे वृंदावन में जो महाराज है ना, अभी बहुत फेमस हो रहे हैं, हाँ प्रेमानंद महाराज। तो वो क्यों फेमस हो रहे हैं भाई, उनका नैतिक फोर्स है ना बहुत खतरनाक है भाई। वो खुद अपने जीवन में वो चीज़ों को पालन करते हैं, इसलिए लोग उनकी बातों को भाई फट से स्वीकार कर लेते हैं। कितने बड़े बड़े लोग उनके पास आके जा रहे हैं, कारण है उनका नैतिक फोर्स है। पर मुझे बताइए, आज मैं बाबा जाके बन बैठ जाऊँ तो कोई मेरी बात सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि भाई मैंने जब उस जीवन में उसको सदाचरण में, आचरण में उसको अपनाया नहीं है, और मैं लोगों को उपदेश दे रहा हूँ कि आप ये कीजिए, कैसे करोगे भाई? ये चीज़ समझिए। तो ये होता है कि नैतिक फोर्स होता है जब आपके अंदर, जैसे याद करो कि आप कभी खुद सोचा करो ना, गांधी जी उस टाइम ऐसा क्या था गांधी जी में भाई, लोग गांधी जी के लिए सोचो करोड़ों लोग आ जाते थे आंदोलन करने के लिए, गांधी जी अनशन पे बैठ जाते थे, लोग उनकी बातें मान लेते थे। ये होता है नैतिक फोर्स। जब आप किसी चीज़ को, मतलब जैसे मतलब इसको बोला जाता है, ध्यान समझना, मतलब ये हर चीज़ों में लागू होता है। जैसे मान के चलो मैं सत्य का व्रत धारण किया मैंने कि मैं जीवन में असत्य नहीं बोलूँगा, ठीक है। अब मैं सत्य का व्रत धारण किया हूँ ना, तो मेरे अंदर एक नैतिकता का जो है ना प्रज्वलित होगी, मतलब मेरे अंदर एक वो सत्य को लेकर ना शक्ति आएगी मेरे अंदर। गांधी की ऐसे ही नहीं है सत्य और अहिंसा का सिद्धांत भाई, गांधी ने उसका व्रत का पालन किया है, उसको जीवन भर उसका पालन किया है, इसीलिए वो तो आखिरी तक डटे रहे, कभी हिंसा को कभी उसने प्राथमिकता नहीं दी। ये चीज़ हमेशा याद रखना, क्योंकि उनको उस आत्मबल पे उस पर शक्ति थी, और शक्ति थी तो लोग इसीलिए उनकी बात मानते थे। तो यही चीज़ याद रखना, जब आपको लगे जीवन में कि आपसे कोई लोग आपकी बातें नहीं मानते हैं, कारण आपके व्यक्तिगत खामियां होती है, ये हमेशा याद रखना कि आप कहीं ना कहीं जो आपके विचारों में द्वंद्वता है, आप खुद उस चीज़ों को लेकर प्रबल नहीं हो। जैसे मान के चलो मैं उपदेश देना चाह रहा हूँ कि सत्य सबको बोलना चाहिए, ठीक है, सत्यनिष्ठा का पालन करना चाहिए, परंतु अगर वो आप जैसे मान के चलो कल आईएएस अधिकारी बने, आईपीएस अधिकारी बने, आप चाह रहे हो कि बस सब सत्यनिष्ठ बने, जब तक आप खुद सत्यनिष्ठ नहीं होगे और खुद आप उसका जीवन में पालन नहीं करते हो, तब तक आपके कितने भी बोलने से कभी वो चीज़ें पालन नहीं होती। क्यों? आपका जो नैतिकता का जो फोर्स होता है वो आपका लागू नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं, देखो आप बहुत बार क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी किन को बोला जाता है? लोग जिनको देख के मतलब आकर्षित होकर, मनमोहित होकर, मतलब पता नहीं लोग जो बोलते हो करते चले जाते हैं। कारण होता है कि उनके अंदर वो तेज होता है, या जो भी है मतलब साधना होती है, चाहे सत्य अहिंसा की हो, किसी भी बात को लेके हो। जैसे मतलब सती प्रथा का मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान समझना। सती प्रथा गलत थी वो एक अलग मामला, पर मैं उसके मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि जैसे उस टाइम जो ये था कि भाई सती का मतलब क्या होता था,
सती का मतलब ये था जो अपने पति को प्रति एकदम जो अर्पित कर दिया अपना जीवन। तो समझ बात है, जब पति नहीं रहा तो उसके जीवन का क्या मतलब है। पर याद रखना कि सती प्रथा का अगर आप बेसिक मूल में जाओगे ना तो उसमें ऐसा नहीं था कि भाई लोगों को उसको ज़बरदस्ती जला दिया जाता था। नो, सती अपने अंदर शरीर से जो आग है ना उसको प्रज्वलित करती थी। सोचो, अपने मतलब खुद अपने आप शरीर को जला के राख कर देती थी, किसी अग्नि की जरूरत नहीं होती। तो वो होती है नैतिकता। मतलब मेरा ये नकारात्मक एग्जाम्पल है पर मैं बता रहा हूँ एक बात। तो लोग जो जैसे मतलब कोई भी जो व्यक्ति हो, ऐसे लोग भाई किसी के लिए जान देने के लिए ऐसे तैयार नहीं होते। महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, भीमराव अम्बेडकर हो। तो ये चीज़ें इन्होंने, भीमराव अम्बेडकर क्यों इतना कटिबद्ध थे। जैसे याद करो कि जब हिंदू मैरिज कोड मतलब ये बिल बन रहा था ना, हिंदू कोड बिल, तो उनको पता था भाई ये चीज़ कि मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने झेला है वो सारी चीज़ें। और वो जानते हैं कि भाई महिलाओं के साथ हमेशा इसका शोषण होता रहेगा। इसीलिए वो सोचो कि वो जो कानून मंत्री पद से त्यागपत्र भी दे देते हैं, क्योंकि ये चीज़ है, क्योंकि उनको पता है सही चीज़। इसलिए मेरा भी मानना रहा है हमेशा, अगर हमेशा याद रखना, अगर आपको आपका विवेक जो है और आपकी अंतरात्मा, आगे एक टॉपिक भी आएगा इसी में, छठे टॉपिक में आएगा, छठे सातवें टॉपिक में आएगा, ठीक है। छठे सातवें टॉपिक जो भी है, अंतरात्मा की आवाज़ आएगी, है ना। तो उसमें अगर आपको ये पता है कि ये चीज़ गलत है या सही है, अब जब जिस दिन आप ये भेद आपके अंदर क्लियरिटी है, तो आप फिर उस सच्चाई के लिए लड़िए, आप चाहे उसके लिए फिर प्राण देना पड़े या कुछ भी हो। इसीलिए याद रखना, जो सेना के जो लोग खड़े हैं वहाँ पे सेना पे, उनको ये चीज़ पता है कि दुश्मन वो है और ये हमारे देश के लिए खतरा है। अब ये चीज़ मुझे क्लियर है। जब क्लियर है तो स्वाभाविक सी बात है कि तो वो नहीं बचेगा या मैं नहीं बचूंगा, तब लोग अपने प्राण न्योछावर कर पाते हैं। नहीं, इतना ईजी नहीं होता है भाई। कभी किसी की बंदूक तान के देखना, पसीने पसीने आ जाएंगे। तो मतलब मेरा कहने मतलब जब क्लियरिटी होती है ना विजन में, तब जाके लोग पब्लिक सर्विस कर पाते हैं। नहीं तो विजन ही नहीं होता ना, धुंधला जब विजन होता है तो स्वाभाविक सी बात है, कहाँ से सेवा कर पाएंगे। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। अगला जो टॉपिक रहेगा वो है भारत का वैश्विक नैतिक विचारकों और दार्शनिक को योगदान। तो इसमें जो मैं अभी जो बता रहा था, इसमें सुकरात है, ठीक है। सुकरात याद रखो, उसको जहर का प्याला दिया जा रहा था, ठीक है। सुकरात है अरिस्टो था, किसको दिया जा रहा था बताइए अनु, तुम तो फिलोसफी के स्टूडेंट हो। क्या सर? किसको जहर का प्याला पिलाया गया था, वो पी गया था? सुकरात को सर, सुकरात को। पक्का? यस सर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब वो क्यों पिया, उसको पता है कि जो मैं कर रहा हूँ ये उचित है। और आज सुकरात जीवित मतलब ऐसा बोला जाता है, सुकरात अगर वो जहर का प्याला नहीं पीता ना, तो आज सुकरात को कोई जानता ही नहीं, क्योंकि उसने नैतिक मूल्यों के लिए जो उसको पता था भाई मैं सही हूँ। हाँ, ये चीज़ याद रखना। यहाँ से ये भी चीज़ मतलब यही इसमें पढ़ेंगे भाई, नैतिक विचारकों से अपने को क्या सीखने को मिलता है, ये सारी चीज़ें याद रखना। मैं फिर बता रहा हूँ, इथिक्स आप ये मत पढ़ो कि मुझे IAS के लिए टॉप करना है। आप अपने जीवन के सुधार करने के लिए इथिक्स पढ़ना, आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। इसलिए मैं फिर बार बता रहा हूँ, आप व्यक्तिगत तौर पे इथिक्स को जोड़ के पढ़ोगे ना, तब बहुत मज़ा आएगा। अगर आप इसको नंबर पाने के लिए पढ़ रहे हो, कुछ ही नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, मेरी क्लास में बैठ ही नहीं पाओगे, क्योंकि मेरी क्लास में दिमाग उन्हीं का चलेगा जो मेरे एग्जाम्पल को जोड़ पाएगा अपने व्यक्तिगत तौर पे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब जैसे सुकरात ने वो जहर का प्याला पिया, क्यों पिया? उसको पता था कि जो मेरे सिद्धांत है, ठीक है, जो भी उसने बताई थी वो बातें, वो सही है। अगर मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता हूँ यहाँ पे, उसको बोला गया था, मतलब उसका जो शिष्य था ना, सुकरात का शिष्य कौन था? प्लेटो या अरिस्टो था? किसका मतलब वो तीनों शिष्य तो है, ये तीनों एक दूसरे के शिष्य होते हैं। अरिस्टो, प्लेटो मतलब सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अरे वो शिष्य, तो उसको ना भगाने की पूरी व्यवस्था हो जाती है उसकी, कि हम आपको भगा देंगे यहाँ से। वो बोलता कि नहीं, अगर मैं यहाँ से भाग गया ना, तो मतलब फिर वही बात हो गई कि ये इसीलिए व्यक्ति भाग गया है कि इसके जो सिद्धांत है वो गलत है। तो ये तो मेरी हार हुई। और जब मेरी हार है तो फिर मेरे का जीने का क्या ही मतलब है। यही चीज़ याद रखना, वो कायरता पे लागू होती है। जैसे आर्मी में सिद्धांत होता है कि आप अगर बॉर्डर पे हो, ठीक है, याद रखना ये चीज़, बॉर्डर पे हो, अगर आपको ये डर आ गया कि मेरी मौत होने वाली है, अगर आपने पीठ दिखा दी, तो फिर आपको जो पीछे खड़ा हो ना, वही आपको गोली मार देगा। कारण आप कायरता को प्रदर्शित कर रहे हो। दूसरी बात, इसे मनोबल टूटेगा लोगों का। हमेशा ये चीज़ याद रखना। इसीलिए अगर लीडर बनना है तो ये हमेशा याद रखना, दोगलापन नहीं होना चाहिए।
विजन, दृष्टि, जो आपकी दूरदृष्टि होनी चाहिए, जो लीडर होता है ना उसकी दूरदृष्टि होती है, वो एकदम क्लियर होता है उसका माइंड सेट कि हाँ ये सही है, ये गलत है और मुझे ये चीज़ करनी है, चाहे उसके लिए कुछ भी झेलना पड़े। और जैसे सोनम वांगचू है, कितने दिनों तक वो सोचो, लगो मुझे देखते देखते 1-1.5 साल से ज़्यादा मुझे पता है कि वो लगातार धरने पे बैठा था। बहुत दिन तो उसने भूख हड़ताल भी की थी। भाई उस व्यक्ति को पता है कि भाई लद्दाख वासियों के लिए क्या उचित है। और अगर सोचो उस व्यक्ति ने अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की, क्यों नहीं कर रहा है वो? आप इस चीज़ को समझिए। मुझे बताओ उस व्यक्ति का क्या इसमें निजी हित है भाई? उसको पता है कि भाई अगर मेरे प्राणों से अगर इन लोगों को भला होता है तब भी मेरा जीवन सफल है। तो ये होता है एक लीडर का विजन। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। आप जब भी ब्यूरोक्रेट बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, कुछ भी बनो, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। दिक्कतें है ना, मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब जैसे एक चीज़ याद रखना, ज़िले में बहुत सारे, जैसे मान के चलो कि भाई कम उम्र में बच्चों की शादियाँ हो जाती है, ठीक है, या दहेज प्रथा के कारण लोग महिलाओं को जला दिया जाता है। अब मान के चलो ज़िले का जो एसपी है उसका विज़न है कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, मतलब ऐसा होता है 2-3 साल का टाइम पीरियड होता है, आपको ये ज़िले में ज़्यादा टाइम तक नहीं रोका जाता, ट्रांसफ़र होते रहते हैं। आजकल ये है ये चीज़ आपको एक, क्योंकि वो करप्शन के चांसेस बनने लग जाते हैं, क्योंकि आपके संबंध बनेंगे तो लोग है ना इस तरीके से करप्शन करने लग जाते हैं। तो आजकल ये सिस्टम बना दिया गया है, रोस्टर सिस्टम होता है। रोस्टर सिस्टम में आपको ऑटोमेटिक है ना ट्रांसफ़र होते रहते हैं और आपको खुद को भी नहीं पता रहेगा कौन सा जिला गला मिलेगा। वो अलग बात है, फिर आप पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको जहाँ मर्जी है वहाँ बुला लिया जाता है, वो एक अलग मामला है। अपन ऐसे रोस्टर प्रणाली होती है, उसमें ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होते हैं ना। अब जैसे मान के चलो, मैं इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मैंने देखा था 2020-19 की बात है ना, उसी टाइम की बात है। एक आईपीएस था असम केडर में, वो मतलब जैसे उसका ज्वाइनिंग होती है, मतलब दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र होता है वो, तो वहाँ पे उसने देखा कि देखो मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ऐसा। और ये भी कभी मत सोचना, जैसे मैं बताऊँ, लोग है ना इतने सेल्फिश होते हैं कि उसकी हद नहीं होती है। जैसे बहुत सारे लोगों को आप देखना, कभी मिलोगे ना, आईपीएस बन रहे हैं, रो रहे हैं कि यार हम आईएएस नहीं बने। अरे ऐसा कुछ ही नहीं है भाई, आप आईपीएस होके भी वो काम कर सकते हो जो आईएएस नहीं कर सकता। अब ये जो एग्जाम्पल बताऊँगा इसमें यही भूमिका है। अब वो बंदा वहाँ पे गया तो उसने देखा कि जो महिलाएं थी, मतलब बालिकाएं थी, उनका ड्रॉप आउट एजुकेशन बढ़ता जा रहा था, ड्रॉप आउट बढ़ता जा रहा था। उसने कारण पता किया भाई ऐसा क्यों हो रहा आखिर में। और वहाँ पे महिलाओं के प्रति थोड़ा ज़्यादा ही था, मतलब अपराध ज़्यादा बढ़ रहे थे, छीना छाटी होना, छेड़ना, ठीक है, गले में चोरी होना, मतलब ये होता है ना सोने की चोरी करना, ये सारी चीज़ें ज़्यादा थी ये चीज़ें। अब उस बंदे को पता था कि मुझे भाई मैं यहाँ पे 2-3 साल रहूँगा। अब उसने अपना टारगेट बनाया कि मुझे महिला साक्षरता दर को बढ़ाना है और इसके लिए जो मुझे महिलाओं की सेफ्टी है वो इंश्योर करना है मुझे। सीधा सा सिंपल सा उसने टारगेट बनाया अपना। उसने पहले तो एनालिसिस किया भाई क्या क्या समस्या है, कौन है लोग। तो उसने पहले जो भी अपने टीम के लोगों लेके भाई पहले काम किया, भाई ऐसे कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें। तो मतलब वो जब भी रहा लगभग 2 या 3 साल के टाइम में, सोचो कि उतना उसने चेंजेस कर दिया कि आखिर में जब वो ट्रांसफ़र हुआ ना उसको दूसरे ज़िले में, तो भाई वहाँ के लोग रोने लग गए थे। तो ये चीज़ें मैं फिर बता रहा हूँ, ये पैसा, ये चीज़ें, ये जो खुशी मिलती है ना ये चीज़ से करने से, वो आपको कहीं से नहीं मिल सकती। तो याद रखना जो 2013 में जो क्वेश्चन आया था कि खुशी कहाँ है आपकी, आप अपने जीवन में खुशी को क्या मतलब समझते हो। ये खुशी है जो सर्वोत्तम है। खुशी वो नहीं जो खाने से मिल जाती है, मैं मूवी देख लूँगा, कपड़े ड्रेस खरीद लिया तो वो मिल गई खुशी। अरे वो खुशी नहीं है। खुशी ऐसी जो वो, अब देखो वो जो आईपीएस वो अधिकारी खुद रोने लग गया था, मतलब समझ लो, लोगों का जो प्यार देखते हैं भाई, वो जो चीज़ मिलती है ना वो कहीं नहीं मिल सकती आपको। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है ये चीज़ हमेशा याद रखो, जब आप लीडर होते हो, जब लीडर होते हो तो एक लक्ष्य होते हैं। अब लक्ष्य होते हैं उनको अचीव करना, तो फिर आप उसके लिए कुछ भी करोगे, फिर आप समझ पाते चाहिए आप फिर आना। देखो यही दिक्कतें हैं। जैसे एक चीज़ मैं भी देखो, मैं काम किया हूँ, मुझे पता है। जैसे प्राइवेट सेक्टर में आप देखोगे कि भाई कब 5 बजने वाले हैं, ठीक है, मतलब प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में देखना, जो टीचर होते हैं या जो भी है वो देखते हैं भाई कब मैं घर भागूँ। वहाँ कार्यों को मतलब वो समझा जाता है, बोझ समझा जाता है। अगर याद रखना, अगर आप आईएएस अधिकारी बन के ये समझने लगे यार मैं 10 से 5 आ रहा हूँ, तो फिर आप कोई मतलब ही नहीं, आप उस पद का त्याग पत्र दे दीजिए। कोई मतलब नहीं है आपका आईएएस अधिकारी बने रहने का, या आईपीएस अधिकारी कोई भी हो। जब आप, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपके अंदर ये एटीट्यूड है ना अभी से कि हाँ नहीं हमें तो भाई ऐसा जॉब चाहिए, आईएएस की तैयारी छोड़ दो, मैं सही बता रहा हूँ। आईएएस का जॉब होता है 24/7, सीधी सी बात है। आप ये मत सोचो कि मेरा फिक्स टाइम पीरियड रहेगा, नो।
अगर मैं फिर बता रहा हूँ, आपको जो टारगेट है भाई आपको वो अचीव करना है, ख़त्म बात। आपको महिला सेफ्टी सिक्योर करना है, अब उसके लिए चाहे आपको 12 घंटे जॉब करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आपको करना है। अगर आप सोचो नहीं मैं फैमिली को फिर मुझे घुमाने भी लेके जाना है, मुझे वो काम भी फंक्शन में भी जाना था, तो फिर आप छोड़ दीजिए। अगर आपके अंदर त्याग की भावना नहीं है तो आप IAS अधिकारी, IPS अधिकारी बनने लायक नहीं है। ये हमेशा याद रख लेना ये बात, नहीं तो फिर क्या होगा कि आप अपने हितों की पूर्ति के लिए ही लग जाओगे। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक। आगे है कि तो ये चीज़ याद रखना कि नैतिक विचारों दार्शनिक जब पढ़ोगे ना, तो उससे ये चीज़ सीखनी है। अब जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ, चारवाक फिलोसफी है। चारवाक फिलोसफी में ये होता है कि भाई खाओ पियो और मज़ा करो, है ना। अब जैसे मैंने चारवाक को जब पढ़ा, अभी भी जब मैं पढ़ रहा था, ऐसे मैं पहले भी जानता था लोग यही बोलते हैं खाओ पियो, अगर आपका ना खाने का आज मन है तो आप ऋण लीजिए, कोई दिक्कत चुकाने की टेंशन मत लो, आज आप मज़े से रहिए बस। परंतु मतलब देखो चारवाक का ही नेगेटिव रूप हो गया ना, पर मैंने उसमें जो देखा, मैंने जो खुद समझा, देखो जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि आप जैसे माने चलो रिजल्ट ख़राब हुआ, मान लो अभी PT का रिजल्ट नहीं आया, ठीक है, बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो मैं क्यों बता रहा हूँ कि चारवाक सिद्धांत की भी कोई नैतिक मतलब वो भी काम का है, ऐसा नहीं है। वो कोई भी सिद्धांत दर्शन है ना, दर्शन ऐसे ख़राब नहीं होता है, दर्शन सही गलत सब जगह होता है, पर दर्शन की भी एक उपयोगिता होती है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। बस वही है कि आपको उसको यूज़ करना आना चाहिए। अब जैसे अभी एक नीट टॉपर ने सुसाइड किया, सोचो अब ये अगर चारवाक पढ़ा होता तो क्या ज़रूरत थी उसको मरने की ज़रूरत थी ही नहीं। अब एक ध्यान से समझना कि जैसे मान लो अपना रिजल्ट आया, बहुत सारे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। अब चारवाक का सिद्धांत क्या है? अरे भाई रिजल्ट आया, फेल हुए, पास हुए, भाड़ में जाए, खाओ पियो और मज़ा करो, भाई सीधी सी बात है। चारवाक सिद्धांत ये है कि आप जितना सुख प्राप्त कर सकते हो आप कीजिए, आप किसी और तरीके से कर सकते हो वो करो, भाई ठीक है रिजल्ट से नहीं मिल रहा हो सुख और कहीं से कीजिए। फिर उसने सुखों में भेदभाव भी बताया कि मतलब भेदभाव इन द सेंस मतलब अंतर भी है सुखों में। कुछ सुख जो होते हैं भाई जैसे मान के चलो यौन संतुष्टि होती है, वो सुख ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वो लग रहा है तो आप वो कीजिए। अब मैं फिर बता रहा हूँ, ये सिद्धांत को समझने वाले ये मतलब नहीं है कि भाई रेप कीजिए, नहीं, मतलब ये नहीं है। मतलब ये है कि आपको अगर लग रहा है कि वहाँ से अगर आपको संतुष्टि मिल सकती है तो आप वो कीजिए, परंतु ये नहीं है कि आप जो है परेशान होकर बैठे हो, मेंटली डिस्ट्रेस में हो, ये नहीं है। आप खुश रहिए, मतलब उसका सिंपल सा ये है कि भाई आप खुश रहना सीखिए। आपसे कैसे भी खुश रह सकते हो, वो चीज़ के लिए आपको जो उचित लगता है आप वो कीजिए। परंतु आप तनाव, तो ये मेरा मानना है कि जो आज की दुनिया में डिप्रेशन है, सुसाइड रेट है, उसका सॉल्यूशन है ये। जैसे एक चीज़ याद रखना, आप बहुत मूवियाँ देखोगे, वेब सीरीज़ भी है। जैसे एक महिला, मतलब वेब सीरीज का नाम तो मुझे पता नहीं, मैं बताता हूँ मॉरल ऑफ द स्टोरी। उसमें ऐसा होता है कि एक महिला होती है, अरे हाँ मूवी वो मैंने देखा था जो भी है, ठीक है। तो उसमें होता है वो घर का, मतलब वो घर का घरेलू काम ही करती है, पर वो जॉब भी करना चाहती है, ठीक है, परंतु वो उसको टाइम ही नहीं मिल पाता अपनी जॉब के लिए, तो वो बहुत परेशान हो जाती है। अब देखो चारवां सिद्धांत यहाँ पे काम करेगा कि अगर एक तो उसके पास ऑप्शन था कि वो सुसाइड कर ले, तो भाई इसमें तो उसकी ही हानि हुई ना। या दूसरा है कि भाई सभा के बाद सब छोड़ छाड़ के भागो, ख़त्म बात, और अपना जो ज़िंदगी जीना चाहते हो जिए आप। तो मतलब मेरा कहना मतलब चारवां सिद्धांत की भी अपनी उपयोगिता है, ठीक है। फिर उसमें आप गीता का सिद्धांत भी आप पढ़ोगे, जब आप इसमें पढ़ोगे तो गीता का भाई कर्म का सिद्धांत भी है, कर्म करिए, ठीक है। फिर कर्मों को लेके भी आप अगर अच्छे कर्म करते हो तो अच्छे परिणाम मिलते हैं, बुरे कर्म करोगे तो बुरे परिणाम मिलेंगे, ठीक है। फिर बौद्धिज्म का भी आप नैतिकता पढ़ोगे, बुद्ध की नैतिकता वो पढ़ोगे, आप महावीर की जो है नैतिकता वो पढ़ोगे, तो इसमें अपन सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो मतलब मेरा मॉरल ऑफ द कहने का मतलब ये है कि ये सिद्धांत पढ़ने नहीं है। और मैं फिर बताऊँ क्वेश्चन नहीं आता है आपसे, जैसे आपकी बात चलो पूछ लिया था, पर उसने आपकी बात क्या पूछा था कि महावीर के जीवन से आपको क्या, अभी मैं पढ़ के बताता हूँ, एक मिनट रुको। इसलिए बता, देखो ये चीज़ है इथिक्स में, आप रटने मत बैठो, उससे कुछ ही काम नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं लिख पाओगे। पर जैसे अभी मैंने जो स्टोरी बताई उसी से आप क्वेश्चन लिख लोगे। जैसे महावीर की प्रमुख शिक्षाएँ क्या है और समकालीन विश्व में उनकी प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। अब ये तभी आप कोरिलेट कर पाओगे जब महावीर की शिक्षा को समझोगे। महावीर के जैसे भाई असत्य, चोरी नहीं करना चाहिए, उसे जो 5 सिद्धांत याद करो, ब्रह्मचार्य। अब ब्रह्मचार्य का मतलब ये नहीं है लोग है ना, मतलब अपने अनुसार लोगों मीनिंग निकाले थे। ब्रह्मचार्य का मतलब ये होता है जैसे आप लालच है तो आप उस पर कंट्रोल कीजिए, ठीक है। आप क्या क्रोध है तो आप उस पर कंट्रोल कीजिए, ये है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य मतलब ये नहीं होता कि भाई शादी नहीं करना, लोगों का गलत भ्रम है, ठीक है।
अब यहाँ पे ज़रूरत क्या है, जैसे अभी यूक्रेन रशिया विवाद है, इजराइल फिलिस्तीन विवाद है, यहाँ पे महावीर की शिक्षा लागू होनी चाहिए, अहिंसा के सिद्धांत, असत्य, जो भ्रष्टाचार करते हैं। तो ये है इसका रिलेवेंस। जब आप इस तरीके से पढ़ोगे ना तब जाके वो कोर्ट वाली क्वेश्चन भी कर पाओगे, नहीं तो हवा भी नहीं लगेगी इथिक्स के पेपर में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। फिर आगे है कि भाई लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा मूल्य नीति शास्त्र उनकी क्या क्या है। अगर लोक सेवा में स्वाभाविक सी बात है कि अगर ये वैल्यूज़ होती है तो इसका क्या क्या है, क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होंगे। भाई स्वाभाविक ब्यूरोक्रेट अगर अच्छा है, एथिकल वैल्यू से युक्त है तो स्वाभाविक बात है समाज का भला करेगा, वो समावेशी विकास को बढ़ावा देगा। अगर नहीं होगा तो फिर वही होगा कि अपने भाई बंधुओं को बढ़ावा देगा करप्शन करेगा, मौज में बस यही करेगा। कि भाई सरकारी तथा निजी संस्थाओं में नैतिक चिंताएँ क्या होती है। सरकार में तुम्हें पता ही है घोटाले ये सब सारी होती है। निजी संस्थाओं में क्या होता है, लोग आलसी हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं, या जो है जैसे बहुत बार पेटेंट राइट को लेके चोरी वोरी करते हैं, तो ये भी सारी चीज़ें होती है, वो देखेंगे अपन। डायलिमाज होते हैं, ठीक है। डायलिमा ये होता है कि आपका ऑफिशियल ड्यूटी और आपका पारिवारिक जो है उसमें कैसे, जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ध्यान से समझना कि आप बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे आईपीएस अधिकारी, डीजीपी, डीआईजी ये लोग हैं ना, अपने घरों में कपड़ा धोने के लिए पुलिस कर्मचारियों का यूज़ करते हैं, और ये हकीकत है। अब सोचो कि जो पुलिस कर्मचारी उसका, अब हाँ कल जो देखिए एक एक चीज़ें जोड़ के जाओगे ना समझते जाएगा। जो अभी तमिलनाडु में जो हुआ, अभी लोग 40 के समथिंग लोग मरे, तुम्हें पता वो कारण क्या था कि लगभग भीड़ बहुत ज़्यादा थी और 500 पुलिस वाले ही थे उनको कंट्रोल करने के लिए। लगभग 15-20 हज़ार लोग आ गए थे और सोचो 500 पुलिस वाले थे। अब सोचो कैसे होगा, क्योंकि भाई आधे से पुलिस वाले तो नेताओं के गार्ड के रूप में, मैं खुद देखा हूँ। मैं बताया शायद आप लोगों को, मैं जब हम कॉलेज टाइम में था ना तो हम एक जगह पढ़ने जाते थे, मतलब आईएएस अधिकारी के घर में पढ़ने जाते थे हम, उनका बेटा पढ़ाते थे। तो अभी वो सर IRTS भी है, तो उनके पिताजी है ना कलेक्टर थे। कलेक्टर मतलब संभाग आयुक्त थे वो, तो कलेक्टर से प्रमोशन होके तो हम उनके घर में पढ़ने जाते थे। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि उनके घर में आना कम से कम 8-10 पुलिस वाले थे। आपको गार्डनिंग का काम कर रहा है, कोई सब्जी ले जाने का काम कर रहा है, कोई कुत्ता टहलाने का काम कर रहा है। ये है हकीकत। अब सोचिए एक IAS का घर, और वहाँ पे मतलब वो पूरा ऑफिसर कॉलोनी था, उसमें सारे IPS IAS जितने राजनेताओं के घर थे सब वहीं पे थे। और मुझे याद अच्छे तरीके से जब हम स्टार्टिंग में 1-2 बार गए थे तो हमें जो IAS अधिकारी जो नीली बत्ती वाली होती है ना, उस टाइम था वो कल्चर, 2015 की बात है, मोदी ने हटा दिया था पर फिर भी था। हम उस गाड़ी में बैठ के हमें छोड़ने आए थे, तो मतलब ये मिसयूज है, ये चीज़ याद रखना लोग करते हैं बच्चों को अपने स्कूल छोड़ने के लिए यूज करते हैं, पर क्या उस काम के लिए चलिए दी जाती है, अपनी वाइफ को शॉपिंग कराने के लिए। याद रखना कि जो गाड़ी दी जाती है ना वो आपका ऑफिस से घर या ऑफिस के जो कार्यों के लिए आपको बाहर जाना उसके लिए मिलती है। पर याद रखना कि 90% लोग है ना अपने निजी हितों को पूरा करने के लिए करते हैं, तभी गलत है। अब याद रखना कि कोई व्यक्ति बोले कि मैं ईमानदार हूँ और वो ये गलतियाँ कर रहा है, फिर भी बोलता नहीं मैं तो ईमानदार, यार मैं बड़ी गलती चली कर मैं किसी घुस ले रहा हूँ, नहीं, ये भी चोरी है। तो फिर आपने अगर शायद वो कौटिल्य वाला, चाणक्य वाला वो भी पढ़ा होगा, एक एग्जाम्पल बोला जाता है मॉरल स्टोरी, कि वो एक कुछ लिख रहे होते, सरकारी कामकाज कर रहे होते, फिर उनसे कोई मिलने आता है तो वो एक मोमबत्ती जो है बंद कर देते हैं, दूसरी जलाते हैं। तो फिर उससे पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, बोला कि वो राजकीय कार्य के लिए थी और ये मेरे निजी हित के लिए थी। तो ये होती है नैतिकता। नैतिकता ये नहीं कह रहे चलो कोई बात नहीं चलता है, पर वही है कि फिर थोड़ा मतलब मेरा कहने मतलब कि अगर आप देखो आपके नीति सिद्धांत कैसे हैं, आप कैसा रख पाते हो, वो आप पे निर्भर करता है। कुछ लोग इन चीज़ों को कैजुअल ले लेते हैं। अशोक खेमका का कभी ना इंटरव्यू देखना तो आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। मतलब उन्होंने तो भाई व्यवहारिक, जैसे अभी उन्होंने जब वो रिटायर्ड हुए थे तब मैं उनका एक इंटरव्यू सुना था, तो वो साहब बोला कि अब दिक्कतें क्या होती है ना, देखो परिवार का जब सपोर्ट नहीं होता है ना तब बहुत दिक्कत होती है। तो उसने बोला कि मैं जब सरकारी सेवाओं का यूज़ नहीं करता था अपने परिवार के लिए तो उससे बीवी नाराज़ हो जाती थी, बच्चे नाराज़ होते थे, बहुत झेलना पड़ता है भाई। इसलिए मैं फिर बता रहा हूँ कि कोई अच्छा IAS अधिकारी बनने के लिए निजी संबंध आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर इसीलिए याद करो कि मुझे याद अच्छे 2018-19 में एक IAS अधिकारी, प्रॉपर IAS अधिकारी, लगभग उसकी 40-45 रैंक थी, सुसाइड किया था उसने यहीं दिल्ली में आके। कारण उसकी वाइफ का साथ संबंध अच्छे नहीं थे, उस पर दबाव डाल रहे थे जो उसकी वाइफ के घर वाले थे। बहुत लोग हैं, बहुत IAS अधिकारी सुसाइड करते हैं। कारण क्या है, वही निजी संबंधों के साथ और सामाजिक संबंधों के साथ, जो सार्वजनिक संबंध उनके साथ अच्छे से तालमेल नहीं बैठा पाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है दिक्कत होती है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि घर वाले चाह रहे हैं कि आप इस टेंडर में इसको छूट दीजिए,
ठीक है। तो परिवार के नैतिक दायित्व भी संभालने के चक्कर में लोग करप्शन कर बैठते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इन चीज़ों से पहले बच के चलिए अभी से ही ज़्यादा अच्छा होगा। फिर अगला, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में नैतिक विधि क्या है भाई, कैसे जो है विधि कैसे नैतिकता लाती है। जैसे भाई बलात्कार नहीं करना चाहिए तो इसके कानून बने, कठोर से कठोर सज़ा दी जाएगी, कानून बने हैं, ठीक है। उसके लिए शासन प्रशासन लगा हुआ है आपके लिए, ठीक है। तो लोग क्या हो ना, अब अगर आप अरस्तु को पढ़ोगे या गांधी को पढ़ोगे ना, तो गांधी और अरस्तु बोलते हैं कि बाहरी तौर पे जो नैतिकता थोपी जाती है ना, वो ज़्यादा समय के लिए काम नहीं करती है। व्यक्ति के अपने अंदर से जो नैतिकता आती है ना, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। नहीं तो कोई मतलब नहीं है ऐसी नैतिकता का जो बाहर से थोपी जा रही है। पर वही है, आज के राज्य प्रशासन कानून के शासन में चलाने के लिए ज़रूरी होती है, पर हकीकत में देखा जाए तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। व्यक्ति की नैतिकता जो है अंदर से आना चाहिए कि मुझे बलात्कार नहीं करना है, या लड़कियों को छेड़छाड़ी नहीं करना है, लड़कियों को परेशान नहीं करना है, वो अंदर से आना चाहिए। बाहर से मैं कानून के बहस से कर रहा हूँ नहीं, तो फिर देखे, हाँ ये चीज़ याद रखना, अब व्यक्ति उसको पता है कि भाई चलो कानून मेरे को कहाँ तक देख रहा है घर में। इसीलिए याद रखना कि घर में जो ऐसी चीज़ें हैं, जो बच्चियों के साथ जो रेप होते हैं, ठीक, माइनर रेप जो होते हैं, ठीक है, रिश्तों में ज़्यादा यहाँ पे वो बहुत सारे अनैतिक संबंध बनते हैं। कारण क्या होता है, राज्य पहुँच ही नहीं पाता है। इसीलिए याद रखना कि वो आगे इसी में आएगा अंतरात्मा वाला, कि वो अंतरात्मा तो आपके अंदर ही बैठी है ना, हाँ इसमें आएगा, ठीक है। तो भाई वो शब्द देख रही है, राज्य सब जगह नहीं देख रहा है। इसीलिए ज़रूरी है कि अपना अंतरात्मा की जो आवाज़ है उसको प्रफुल्लित करे, अपन इनर क्वेश्चन जो अपनी खुद की निजी नैतिकता है उसको अगर प्रज्वलित अपन अच्छा करेंगे, तब जाके जो समाज में जितनी भी सारी चीज़ें हो रही है वो चीज़ें तब जाके ख़त्म होगी। तो ये चीज़ याद रखना। तो इसमें वही है विधि नियम विनियम अंतरात्मा, मैं बोला था देखो ये ना। तो इसमें अब जैसे कुछ विचारक मानेंगे कि नहीं अंतरात्मा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, कुछ लोग बोलेंगे भाई अंतरात्मा कुछ ही नहीं होती है, लोग स्वार्थी होता है, वो अपने हितों के अनुसार सब कुछ कर लेता है। तो इसलिए विधि नियम कानून भी ज़रूरी होते हैं। तो दोनों बात ज़रूरी है, ये चीज़ रखना। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है, मैं फिर बार बता रहा हूँ ये चीज़ें, ये सारे डिस्कशन क्यों ना, बहुत सारे क्वेश्चन आज सोल्व कर सकते हो आप। अब देखो अगला है उत्तरदायित्व तथा नैतिक शासन। तो वही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए आपको, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो वही मैं बताया था कि आप दहेज प्रथा के खिलाफ काम करना चाह रहे हो तो आप खुद भी दहेज मत लीजिए, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसीलिए फिर क्या आएगा, कोड ऑफ कंडक्ट आएगा। अगला वही है, शासन व्यवस्था में नीति परक तथा नैतिक मूल्यों को सुदृढ़ीकरण के लिए क्या करोगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध नीति व्यवस्था, फंडिंग नैतिक मुद्दे, कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था। अगला जो टॉपिक है उसमें है शासन व्यवस्था में ईमानदारी कैसे लाओगे। तो लोक सेवा की अवधारणा, ठीक है। शासन व्यवस्था में ईमानदारी का दार्शनिक आधार क्या है, भाई क्यों जरूरी है, ठीक है। सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का, अब ये पारदर्शिता किससे आएगी, सूचना का अधिकार से आएगी, नीतिपरक आचार संहिता से आएगी, आचरण संहिता से आएगी, सिटीजन चार्टर से आएगी, वर्क कल्चर से आएगी, ठीक है। लोक नीति का उपयोग जब अच्छे से होगा तो भ्रष्टाचार ऑटोमेटिक कम होगा। तो मतलब ये सारे जो टॉपिक है, जब आप इसको व्यक्तिगत तौर पे समझने का प्रयास करोगे तो सब, देखो आज मैंने लगभग पूरा एक सिलेबस आपको समझा दिया, और एक्चुअली का सिलेबस यही है। अब मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, इथिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि आप है ना इसको 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। तो मेरे अनुसार ज़्यादा क्लासेज नहीं होगी, अगर आप लोग काम करके आओगे तो 10 क्लासेज ज़्यादा नहीं होगी इसमें, क्योंकि मेरा काम यही रहेगा समझाने का। विद द एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूंगा। तो जो एग्जाम्पल देखो, इथिक्स में याद रखना आर्गूमेंट रखने आपको, तो आर्गूमेंट रखने के लिए आपको एग्जाम्पल चाहिए होता है। जब ये आप सारे टॉपिक कर लोगे तब जाके आप केस स्टडी करने लायक स्थिति में जाओगे। तो सबसे पहला काम आप लोगों का है कि आप लोग सिलेबस याद करके आना। सैटरडे क्लास में पूछूंगा, क्लास में मत आना नहीं याद है तो मैं साफ बता रहा हूँ, आना ही मत क्लास। पहली बात, सबसे पहले आपको सिलेबस याद होना चाहिए फिंगर पॉइंट पे एकदम, ठीक। दूसरा काम है आपका इस सिलेबस का एक एक पॉइंट, जैसे मैंने बताया अभी, इससे भी ज़्यादा डिटेल में आपको चैट जीपीटी पे जाके काम करना है। चैट जीपीटी पे करो, बुक से पढ़ के आओ, पर मेरा मानना है ज़्यादा अच्छा होगा चैट जीपीटी पे पढ़ के आओ। मैं पूछूंगा आप लोगों से कि आप बताइए एटीट्यूड क्या है, ठीक है, पर्सिस्टेशन क्या होता है, आप समझाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसा नहीं पढ़ के आओगे तो फिर मैं एग्जाम्पल पूछूंगा, बताइए इसका एग्जाम्पल बताइए, मैं काउंटर करके भी पूछूंगा। तो ये चीज़ याद रखना, बिना पढ़े अगर मेरी क्लास में आओगे तो कोई मतलब नहीं होगा, सीधी सी बात है, ठीक। तो एक एक टॉपिक को यहाँ स्टार्टिंग से लेके, मैं फिर बार बता रहा हूँ, जो सिलेबस है नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि, फिर इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे, वो सारा चीज़ें आपको सर्च करके एक एक टर्मिनोलॉजी आपके समझ में आनी चाहिए, तब जाके आप इथिक्स को समझ ग्रैप्स कर पाओगे। जीवन में पालन कर लिए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। आईएएस बनो ना बनो, अच्छे इंसान बन जाओगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ।
और मेरी क्लास के साथ कर लिया तो अच्छे तौर पर, बस वही पालन करने की बात है, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक। तो ये दूसरा काम हो गया, आपको चैट जीपीटी पे या कहीं से भी एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, एग्जाम्पल होने चाहिए आपके पास, वो सब करके आना। तीसरा काम है आपको, फिर ये जब एक काम कर लो सारा, ठीक है, सारा सिलेबस समझ लिया, एक एक पॉइंट बाय वर्क कल्चर क्या होता है, वर्क कल्चर के एग्जाम्पल क्या क्या है, ठीक है। जब आप ये सारा चीज़ कर लोगे सर्च, उसके बाद में आज जो क्लास की है इसके बाद में आपको समझ हो ही गई है। आप जब ये काम करोगे, जब मैंने जो पॉइंट बताए हैं, बीच बीच में स्टोरियाँ बताई, आप फिर उनको कोरिलेट करोगे, आपको समझ में आएगा कि मैंने वो स्टोरी क्यों बताई, उसका क्या मतलब है। ये जब कर लोगे उसके बाद में आपको PYQ के 2013 से लेकर 2025 तक सारे PYQ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। ब्रेन स्टॉर्मिंग करने जैसे अभी महावीर के अपना देखा हो भाई, महावीर की शिक्षा है क्या है, उसका रिलेवेंस क्या है, तो आप खुद सोचिए, अच्छा महावीर की शिक्षा ये है, ठीक है, अच्छा इसका रिलेवेंस ये है भाई यूक्रेन युद्ध में। जैसे अभी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इजराइल और फिलिस्तीन का है। अब महावीर की शिक्षा क्या थी, अष्टे की, मतलब चोरी नहीं करना, ठीक है, और अपना मतलब चीज़ों को ब्रह्मचर्य मतलब भाई सीमितता में रहना, ऐसा नहीं कि लालच को अपन बढ़ावा दे, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो वहाँ पे क्या कर रहा है इजराइल, अपने आप को फैलाव कर रहा है। सर अब शांति समझौता आज ही तो हुआ। अरे वो सब वो ट्रंप ने किया है, वो नहीं होगा, तुम समझते नहीं हो IR को कभी वो नहीं होगा, देख लेना अप्लाई। और उसकी कंडीशन तो पढ़िए ना आप, उसमें कंडीशन क्या है कि वो हथियार हमें सौंप देंगे। मुझे बताइए, जो मेरे आत्मरक्षा का सवाल है, मैं कैसे थोप दूंगा, मतलब कैसे दे दूंगा, वो तो कल फिर मुझे फट से मार डालेंगे। अरे भाई ये तो समझ तो नहीं। दोनों पक्ष ने मान तो लिया, मतलब हमास ने भी, फिलिस्तीन ने भी मान लिया, इजराइल सब ने मान लिया, इसलिए मुझे लगा शायद प्रभावित। कोई नहीं, आप एक आध महीने बाद में बात करना इस टॉपिक पे, आपको पता लग जाएगा। अरे अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें अलग चलती है, आप पढ़ेंगे, इसमें एक आएगा अभी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा नीति व्यवस्था में नैतिक मुद्दे, आप उसमें पढ़िएगा। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इजराइल वहाँ पे अब क्या कर रहा है कि वो फिलिस्तीन को ख़त्म करने में लगा हुआ है। अब ये चीज़ तो गलत है ना, अब अगर महावीर की शिक्षा से देखोगे तो गलत है, ठीक। दूसरी चीज़, अब जैसे ये पाकिस्तान है, भारत में हिंसा फैलाता रहता है, तो वो अहिंसा के सिद्धांत के खिलाफ है, तो ऐसे करके आपको कोरिलेट करके, तो मतलब ऐसे आपको 2013 से लेके 2025 तक पहले जो सेक्शन A है उसके क्वेश्चन पे ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है, लिखना नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, सोचना है आपको। जैसे आप ये सिलेबस में जब चैट जीपीटी से काम कर लोगे ना, समझ हो जाएगी आपको, और आज एक मेरी क्लास इससे अच्छी खासी समझ हो जाएगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, क्वेश्चनों का सेक्शन A के क्वेश्चनों का ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, लिखना नहीं है। फिर उसके बाद में जब वो काम हो जाए, जब सेक्शन A कंप्लीट कर लो, फिर जाके आप केस स्टडी में जाना, और उसमें सोल्व नहीं करना, मैं फिर बता रहा हूँ। उसमें अच्छा ये पूछा, जैसे मान लीजिए चलो आप कोई केस स्टडी पूछे भाई, उसमें पूछ रहा है विकल्प क्या क्या होंगे, तो आपको सोचना अच्छा मेरे पास ये विकल्प है, ये है, आपको सोचना, बस चीज़ों में टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर अच्छे से कर लो, गारंटी दे रहा हूँ 120-130 नंबर आएंगे एथिक्स में, पर ये काम करना पड़ेगा साथ के साथ। तो ये आपका काम है, सैटरडे संडे को वही क्लास में आना जो ये काम करके आएगा। जैसे सैटरडे सर इस सैटरडे को क्या, मतलब एक ही दिन में तो इतना नहीं हो जाएगा ना, इस सैटरडे को क्या क्या करके आना, यही तो बोल रहा हूँ। तो आपके पास दिन है ना, आज क्या वार हुआ है, बुधवार ही तो है, आज गुरुवार है, शुक्रवार है, सर इतना सही नहीं रहेगा सर, एक साथ नहीं हो पाएगा पूरा। तो फिर आप समझ जाइए कि फिर आप सिलेबस को एक बार याद कर लेंगे, और सिलेबस में जो जो पॉइंट है उन सबको सर्च करके पढ़ के ध्यान में रख लेंगे। इतना मैं ही बता रहा हूँ, एक चीज याद रख रहे हो, आप काम चोरी कर रहे हो, ये काम ज्यादा टाइम का है ही नहीं। अब वही है, आप लोगों को मैं छूट दूं तो वो मेरी तरफ से नहीं मिलेगी, मैं साफ बता रहा हूँ। मुझे पता है मैं जब ये काम कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। मेरा मानना है एक दिन भी आप इसको प्रॉपर लेके बैठोगे ना, एक दिन मैं बता रहा हूँ हो जाएगा। अब मैं पहले बता रहा हूँ, अब की बार मैं तुम लोगों के अकॉर्डिंग नहीं चलूँगा, सीधा सिंपल सी बात है। काम जो दिया हूँ वो करके आइए, तभी भाई रिजल्ट आएगा, नहीं तो रिजल्ट फिर तो भूल जाइए। पिछले 3 सालों से रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, लगभग 2 सालों से लगातार तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कारण वही है ना कि मैं आप लोगों के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। नो, मुझे भाई रिजल्ट चाहिए तुम लोगों से, सीधा सिंपल सा मेरा जवाब है। जिसको पढ़ना हो वो आ जाना सैटरडे को क्लास में, नहीं तो क्लास ज्वाइन मत करना। ये काम नहीं करके आगे मैं पूछूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ कि आपने क्या किया, इस क्वेश्चन में क्या सोचा,
क्योंकि जैसे मैं टॉपिक देखो, सैटरडे से मेरा क्या काम होगा, मैंने उठाया नीति शास्त्र में पूछूंगा भाई क्या होता है बताइए, ठीक है, मानवीय सह संबंध क्या होता है, नीति शास्त्र मानवीय सह संबंध में क्या होता है। जब तक आप काम करके नहीं आओगे तो आप नहीं कर पाओगे। इससे क्या होगा, मेरा काम फास्ट होगा, आप करके आओगे फटाफट मैं समझा दूंगा। जैसे मैंने मान लो ये टॉपिक पढ़ा है नीति शास्त्र मानवीय सह संबंध, ठीक है, मानवीय क्रिया में नीति शास्त्र का क्या सार तत्व है, इसके निर्धारक और परिणाम क्या है, इसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं फिर बोलूँगा। अब वो देखो वो क्वेश्चन आप उधर ब्रेन स्टॉर्मिंग कर ही रहोगे, ठीक है, तो फिर फट से बोल दूँगा भाई ये क्वेश्चन आपको कल लिख के लाना है, सीधा सिंपल सा सवाल है। तो इससे फटाफट काम होगा, फटाफट काम भी होगा और एकदम परफेक्ट काम होगा। तो इसमें नाना काना करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। और ऑलरेडी हो सकता है कि अभी थोड़ा आपको लग रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, सैटरडे संडे आपके ऑलरेडी 5 दिन में इसीलिए गैप दिया हूँ क्योंकि मैं अच्छे खासे दूंगा। तो फिर मैं जैसे मान के चलो टॉपिक 1 देखो सर, मुझे आज बुधवार है और आज का दिन गया। तो उसे मतलब नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ ना, एक दिन का काम है। अब मैं आपके नहीं सर। मैं आप एक्सक्यूज नहीं सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं सब एक ही यूनिट ले लीजिए ना। आपके अकॉर्डिंग नहीं चलूँगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ ये बात। जो काम बोला हूँ वो करके आइए, नहीं करके आए हो तो क्लास में मत आना। सिंपल सी सिलेबस आइडेंटिफाई करना है, टॉपिक निकालने हैं, कंटेंट डिसाइड करना है, फिर रीड करना है, क्या फिर read करना क्वेश्चन निकालने हैं पीवाईक्यू के। अरे भाई कंटेंट को रीड सुनो, तो मैं करना पड़ेगा ना। अरे सुनिए, आपको क्या करना है, पहले सिलेबस है, आप उसको 3-4 बार पढ़ लो, जितना याद हो जाए उतना बढ़िया। फिर उसके बाद एक सिलेबस जो है अपना उसमें चैट जीपीटी पे उठाइए। अरे वो चैट जीपीटी उठाने की ज़रूरत नहीं है, रुको मैं अभी बताता हूँ, शायद चैट जीपीटी पता नहीं दिखाएगा नहीं दिखाएगा, पर मैं बताता हूँ एक चीज़। मैं देखो फिर बता रहा हूँ, मुझे पता है ना, आई नो कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग कर सकते हो, अब नहीं करे तो फिर आपकी गलती है, क्योंकि कंपटीशन तो सब अच्छी बात है। फिर सर ऐसा हो सकता है कि आपका करने का तरीका हमारे करने के नहीं जो तरीके भी में हो, अंतर परंतु मेरा मानना अपना हो तरीका सकता है define अरे बता नहीं देते नहीं, हैं। मेरा मानना हो सकता है तो हो सकता है। अब देखो ध्यान समझना, मैं दिख रहा है अभी? नहीं सर, ब्लिंक हो रहा है बहुत ज्यादा। ब्लिंक हो रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा चलो ठीक है, सुनो, मतलब मेरा कहने मतलब कि जैसे आप चैट जीपीटी पे जाओगे ना, तो बस कुछ भी नहीं करना है, आपको डालना है कि इथिक्स का सिलेबस मुझे ला के दे दो, ठीक। फिर उसके बाद में आप उसको बोलोगे टॉपिक 1 है ना, इथिक्स सिलेबस का टॉपिक 1, उसके जो सब पॉइंट है उसका एक एक का मुझे एक्सप्लेन करके दे दो। भाई ये फटाफट होता है, ये 2-3 घंटे का भी काम नहीं है। बहानेबाज हो तुम लोगों को, और कुछ नहीं चाहिए, हकीकत बात ये है। जो भी है मतलब मेरा कहने का मतलब है, आराम से एक दिन बैठोगे ना, एक दिन बैठोगे आप आराम से, तो भाई आपके पास 3 दिन है, आज गुरुवार शुक्रवार, चलो 2 दिन तो है आपके पास आराम से। भाई कुछ ही नहीं करना, सिलेबस को आपको चैट जीपीटी पे जाके फटाफट उसमें ये देखना, बस हल्का हल्का पढ़ लो, हाँ थोड़ा इसमें एग्जाम्पल है, ये है वो तो मैं बाद में भी दूंगा, पर मेरा मानना कि एक बार पूरा सिलेबस से गो थ्रू हो जाओ, पूरा एक बार पीवाईक्यू से गो थ्रू हो जाओ, ताकि जब अपन टॉपिक वाइज जब पढ़ेंगे तो ताकि आपको एक आइडिया रहे, नहीं तो फिर आपको हवाबाजी नहीं पता रहेगी, तो ऐसे नहीं चलेगा काम। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अभी लिख के लाओ, आप इसके नोट्स बनाओ, मैंने ऐसा कुछ काम बोला ही नहीं जिसमें मुझे भी लगे कि हाँ आपको टाइम लगेगा। मैं क्या सिंपल सा बोल रहा हूँ, आपको जाना है, सिलेबस को 4-5 बार पढ़ लेना, उसके बाद में चैट जीपीटी पे आराम से, उसमें टाइप भी करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें चैट जीपीटी को कमांड देना यूपीएससी GS4 इथिक्स का सिलेबस हिंदी में डालिए। फिर उसका टॉपिक 1 का जो ये टॉपिक है, इसके सब टॉपिक का मुझे डेफिनेशन और विद द एग्जाम्पल बना के दो। भाई कुछ ही टाइम नहीं लगता है, ये चीज़ याद रखना। अब ऐसे करोगे तो फिर तो भूल जाइए आप। उसके बाद में ये माने चलो 3-4 घंटे का, मान के चलो 5 घंटे यार, 8 घंटे मान लो, ये तो इतना भी नहीं लगेगा। कैसे ज्वाइन करिए? क्या हो गया, आवाज़ नहीं आ रही मेरी? ब्लिंक हो रही है। अरे अब हो रही है, अभी भी हो रही है क्या? अब सही है, अब सही है। तो समझ में आया, मतलब मेरा कहने का मतलब है आपको एक बार ऐसे रीड करके आना है, फिर पीवाईक्यू में ऐसे जाके बैठ मत जाना वहाँ पे। भाई जैसे महावीर की शिक्षा है, तो अभी जैसे मैंने सोचा कि ऐसा है मैं इजराइल फिलिस्तीन में यूज़ कर सकता हूँ, यूक्रेन में, भाई उसकी शिक्षा देख लो पहले, तो थोड़ा बहुत आप जब सिलेबस करोगे थोड़ा बहुत आइडिया तो मिल ही जाएगा ना आपको वहाँ से। नहीं आएगा तो क्वेश्चन का जहाँ पे, हाँ याद रखना कि जहाँ पे अटक जाओ तो वहाँ क्वेश्चन फट से डालना 2013 का, या फोटो खींच के डाल देना, चैट जीपीटी सब दे देता है, इसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत बता दो, वो सब बता देगा। 2 दिन या 3 दिन तो है ही ना आपके पास, कल का दिन है, ठीक है, गुरुवार है, शुक्रवार है, शनिवार का आपको मतलब पूरा दिन है ही उधर। देखो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, जितना अपना कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे रिजल्ट कभी नहीं आएगा।
आपको कंफर्ट जोन में रहना तो आराम से मस्त तरीके से क्लासेस तो आपको मिल ही जाएगी बाद में रिकॉर्डिंग क्लासेस देख लेना और अपने अकॉर्डिंग कर लेना। पर मेरी क्लास में वही आएगा जो डेली काम करके बैठेगा, सीधी सी बात है। अगर आपको कंफर्ट जोन से काम करना तो आप अपने आराम से एक एक टॉपिक को तैयार कीजिए, आराम से करते रहिए, फिर आप अपने अकॉर्डिंग। तो ये नगीना क्या भेजा आपने, जब ये सब तैयार करके बैठे तो पढ़ लो बस, इनको क्या दिक्कत है? तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है इसमें? यही मैं समझाना चाह रही हूँ, काम चोरी नहीं कर रहे हैं, बट थोड़ा नहीं नहीं, या नहीं तो तो आप मैं अपना जो तरीका काम दे रहा हूँ बताओ। ऐसा काम है ही नहीं। हाँ, अगर मैं देखो, जब मैं मानता, देखो ध्यान समझना, मैं ये बोलता तुम लोगों को भाई देखो ये जो सारे टॉपिक है इनका एक एक का डेफिनेशन लिखना, एग्जाम्पल लिखना, हाँ फिर जब जो उधर जो सारे पेपर है उनके एटलीस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग करके थोड़ा कुछ लिख लेना, तब तो मैं भी मानता हूँ एक आध हफ्ते का काम है। पर तो भाई मैंने वैसा काम दिया ही नहीं है आपको लिखने का, आपको ओनली जस्ट रीड आउट करके आना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आनी है सिलेबस पे और PYQ पे, बस। इसमें ऐसा क्या काम दे दिया मैंने? आप खुद बताइए ना भाई, मैं कोई लिखने का काम दे रहा हूँ सारा तब काम, तो। लिखने का काम भी कर रखा है मैंने। तो कर रहा तो आपके लिए तो पहले हो जाएगा चलो ठीक है, फटाफट। ट्राई करेंगे, हो जाता है तो फिर ठीक है, ट्राई करेंगे। तो आइए तभी क्लास में आना जब क्लास का होमवर्क कंप्लीट हो। देखो मज़ा तभी आएगा, नहीं तो ऐसे तो कोई मतलब नहीं। देखो जैसे अभी देख, मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ ना, एक व्यक्ति बचेगा आखिरी में, नहीं बचेगा तो मैं बंद कर दूंगा और आगे फिर देखो मैं सीधा सिंपल सा बात है भाई, मैं पढ़ाऊँगा उसी कंडीशन में जब आप पढ़ना चाहोगे और आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो। फालतू का मैं बहुत अपनी एनर्जी लॉस कर चुका आप लोगों के पीछे, फालतू में मैं 2-2 3-3 घंटे क्लास लेता हूँ, मतलब स्वाभाविक सी बात है भाई, समझिए। पढ़ना हो तो ईमानदारी से पढ़िए, इनको मतलब नहीं है, फिर ऐसे पढ़ाएगा क्या ही मतलब है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए। और मैं नोट्स में पहले बता रहा हूँ नहीं दूंगा, पहले जो मेरे क्लास में आखिरी तक डटा रहेगा नोट्स उसी को ही मिलेंगे मेरे, ठीक है। एक्सप्लेन मैं ज़रूर कर दूंगा क्लास में, क्लास मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है, परंतु नोट्स उन्हीं को मिलेगा जो आखिरी तक डटा रहेगा, क्योंकि उसमें भाई मेरी मेहनत है, पिछले 4-5 सालों की मेहनत है मेरी। चलो ठीक है, फिर किसी को पूछना है? अरे बोलो, किसी को पूछना है? नहीं, जब करेंगे तब पूछना रहेगा तो कॉल कर लेंगे आपको। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। तो मिलते हैं अगले सैटरडे को, और 7:30 बजे टाइमिंग रहेगी, ठीक है। थैंक यू।